तो अपन बात शुरू करते हैं राजस्थान के किसकी, प्रजामंडल की। प्रजामंडल क्या है? तो प्रजामंडल एक प्रयास है रियासतों में। प्रजामंडल क्या है, उसकी अपनी बात हो रही है कि इसका सीधा सा मीनिंग है कि रियासतों में क्या स्थापित करना है, उत्तरदायी शासन स्थापित करना है। यानी प्रजामंडल एक आंदोलन है और प्रजामंडल क्या है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था रियासतों में स्थापित करनी है जहां जनता के लोग ही जनता के ऊपर शासन चलाए, और जहां जनता के लोग ही जनता के ऊपर शासन चलाते हैं उस शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं, उत्तरदायी शासन। यानी प्रजामंडल आंदोलन रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का क्या एक प्रयास है। और प्रजामंडल देशी रियासतों में स्थापित हो, प्रजामंडल देशी रियासतों में स्थापित हो, उसकी चर्चा 1938 के कौन से अधिवेशन में भी हुई थी? तो उसकी चर्चा 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में भी हुई थी। कि 1938 का कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेसी भी कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन यानी प्रजामंडल क्या हो, स्थापित। तो 1938 में अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? हरिपुरा। और हरिपुरा जगह का नाम है कौन से राज्य में? गुजरात। और गुजरात के अंदर जो अधिवेशन हुआ, गुजरात के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, एक आदमी उस कांग्रेस अधिवेशन की क्या करता है? अध्यक्षता। और अध्यक्षता करने वाले और कोई नहीं, बड़े फेमस आदमी हैं और नाम उनका क्या है? सुभाष चंद्र बोस। के सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन 1938 का हुआ, हरिपुरा। और इसी हरिपुरा अधिवेशन के अंदर कांग्रेस वाले क्या कहते हैं कि हम भी रियासतों में चाहते हैं क्या स्थापित हो? उत्तरदायी शासन। या क्या स्थापित हो? प्रजामंडल। यानी एग्जाम में पूछेगा कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन या प्रजामंडल स्थापना संबंधी मांग का समर्थन किया था? तो 1938 अधिवेशन कौन सा था? हरिपुरा, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। अब यहां से आगे क्या है? तो राजस्थान में बहुत सारे क्या बने हैं? प्रजामंडल बने हैं। एक तो कहीं ना कहीं इनके ईयर एग्जाम में आते हैं कि कौन सा प्रजामंडल कौन से वर्ष में स्थापित हुआ है। तो अपन कुछ प्रजामंडल के बारे में डायरेक्टली अपन पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या है कि राजस्थान का स्थापित पहला ही प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर। राजस्थान का स्थापित पहला ही प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931। यानी देखो क्या है कि मैं आपको एक इंडेक्स के माध्यम से समझा देता हूं कि राजस्थान में इतने सारे प्रजामंडल और कौन सा प्रजामंडल कौन से वर्ष में स्थापित हुआ, उसको याद रखने का एक तरीका मैं देता हूं और ब्लैक बोर्ड पे आप देखते रहिए। तो मैं केवल कुछ नाम लिख रहा हूं। जैसे मैंने पहला नाम लिखा क्या? जयपुर बूंदी। मैंने पहली लाइन क्या लिखी? जयपुर बूंदी, ठीक है। फिर मैंने सेकंड लाइन लिखी। मैंने सेकंड लाइन लिखी क्या? जोशीहा। मैंने पहली लाइन लिखी थी जयपुर बूंदी, सेकंड लाइन मैंने क्या लिखी है? जोशीहा, ठीक है। फिर मैंने तीसरी लाइन लिखी। मैंने तीसरी लाइन क्या लिखी है? धोबी। मैंने तीसरी लाइन क्या लिखी ब्लैक बोर्ड पे? धोबी। फर्स्ट लाइन थी जयपुर बूंदी, सेकंड है जोशीहा, तीसरी लाइन क्या है? धोबी। फिर धोबी के बाद एक लंबी लाइन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? अलबर शाह में दो कर। एक लंबी लाइन क्या लिखी मैंने? अलबर शाह में दो कर। क्लियर? फिर एक लाइन लिखी मैंने और मैंने लाइन क्या लिखी? किसी को। एक लाइन मैंने क्या लिखी है? किसी को। फर्स्ट लाइन थी जयपुर बूंदी, सेकंड लाइन है जोशिया, थर्ड है धोबी, लंबी लाइन है अलबर शाह में दो कर। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? किसी को। क्लियर? फिर मैंने एक लाइन लिखी है लेकिन इस तरह से, क्या लिखा है? कुबाड़ू। मैंने एक लाइन क्या लिखी है? कुबाड़ू। क्लियर? फिर मैंने लिखा है एक लाइन ऐसी भी, क्या लिखी मैंने? प्रताप जैसल। और लास्ट वर्ड मैंने क्या लिखा? जाला। मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं। पहली लाइन क्या थी? जयपुर बूंदी। घर पे आप 2 मिनट प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद होगी। पहली लाइन क्या लिखी मैंने? जयपुर बूंदी। सेकंड लाइन क्या है? जोशीहा।
थर्ड लाइन क्या है, धोबी। उसके बाद लंबी लाइन क्या थी, अलबर शाह में धोकर। फिर लाइन क्या लिखी मैंने, कि सी को। फिर मैंने क्या लिखा, कुबाड़ू। फिर क्या लिखा, प्रताप जैसल। फिर क्या लिखा मैंने, जाला। अब इन सबके नंबर देने हैं। देखो क्या है, तो मैंने जयपुर बूंदी वालों के कितने नंबर दिए हैं, 31। जोशिया वालों के कितने नंबर दिए हैं, 34। धोबी के कितने दिए हैं, 36। अलबर शाह में धोकर के कितने दिए हैं, 38। किसी को के कितने दिए हैं, 39। क्लियर। फिर यहां से तो कुछ भी नहीं है, याद रखना है 42, 43, 44, 45 और क्या है, 46। यानी क्या है, 1946, 1945, 1943, 1942। क्लियर। 1939, 1938, 1936, 1934, 1931। यानी राजस्थान में इतने सारे प्रजामंडल स्थापित हुए हैं। कौन सा प्रजामंडल कौन से वर्ष में स्थापित हुआ है, उनको याद रखने का एक छोटा सा तरीका मैंने ब्लैक बोर्ड पे दे दिया है। मैंने केवल कुछ नाम लिखे, फिर उन सबके मैंने क्या दिए हैं, नंबर। अब देखो आपके 1931 में कितने प्रजामंडल बने हैं, 2, जयपुर बूंदी। फिर 34 में 3 है, जो सी हा। तो देखो जो से मीनिंग क्या हो गया, जोधपुर। सी से मीनिंग मेरे लिए क्या हो गया, सिरोही। और हा से मीनिंग मेरे लिए क्या हो गया, हाड़ौती। क्लियर। 36 में क्या है, धोबी। तो धोबी से मीनिंग मेरे लिए क्या हो गया, धौलपुर। और इस बी से मीनिंग मैंने क्या निकाल लिया, बीकानेर। धोबी के बाद लंबी लाइन है, अलभर शाह में धोकर। तो अल से मैंने क्या निकाला, अलवर। भर से मैंने क्या निकाला, भरतपुर। शाह से मैंने क्या निकाला, शाहपुरा। मैं से मैंने क्या लिखा, मेवाड़। धो से क्या लिखा, धौलपुर। और कर से मैंने क्या लिखा, करौली। लंबी लाइन के जस्ट अगली लाइन क्या है, की सी को, 1939। तो की से मैंने क्या लिखा, किशनगढ़। सी से क्या लिखा, सिरोही। को से मैंने क्या लिख दिया, कोटा। 42, 43, 44 वर्ड क्या है, कुबाड़ू। तो कु से मैंने क्या निकल लिया, कुशलगढ़। बा से मैंने क्या बनाया, बांसवाड़ा। डू से मैंने क्या लिखा, तो डू से मैंने क्या लिखा, डूंगरपुर। 45 में क्या है, प्रताप जैसल। तो प्रताप से मीनिंग मैंने क्या निकाल लिया, प्रतापगढ़। और जैसल से मीनिंग क्या निकाल लिया, जैसलमेर। 1946 जाला। जाला से मीनिंग मेरे लिए क्या है, झालावाड़। पहले मैंने इनके छोटे नाम लिखे, 2 मिनट के अंदर इंडेक्स बन गई। और इस इंडेक्स में क्लियर हो गया कि कौन सा प्रजामंडल कौन से वर्ष में स्थापित हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हो, फिर आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको ये टेबल याद रखनी है। यहाँ पे एक छोटी समस्या है, समस्या कहाँ क्रिएट हो रही है, आप देखो, सिरोही, सिरोही, धौलपुर, धौलपुर। ये 2 बार रिपीट है, लेकिन ये सही है। यानी आपको पूछे कि सिरोही प्रजामंडल को पहली बार कब स्थापित किया, तो आप बताना कि सिरोही प्रजामंडल को पहली बार स्थापित किया गया था 1934 में, लेकिन इसकी स्थापना का यह प्रयास क्या रहा, असफल। बिल्कुल धौलपुर के साथ भी ऐसा ही है कि धौलपुर को 1936 में ही स्थापित किया गया, लेकिन इसका पहला प्रयास इसका भी क्या रहा, असफल। इनको सफल स्थापित कब करना है, इनके आगे आने वाली सीक्वेंस में, कि धौलपुर आ रहा है अलबर शाह में धोकर। तो आपको इस लाइन के अंदर इसकी सीक्वेंस क्या माननी है, सही। और सिरोही को कब सफल स्थापित मानना है, तो 1949। लेकिन ये इंडेक्स बहुत आसान है और एग्जाम का एक क्वेश्चन आएगा। आता क्या है, 4 प्रजामंडल के नाम लिखे होते हैं, 4 ईयर उनके सामने लिखे होते हैं, और क्या कहता है, सुमेलित कर लो कि कौन सा प्रजामंडल कौन से वर्ष में स्थापित हुआ है। अगर ये क्वेश्चन सही करना है तो इस इंडेक्स को याद करना बड़ा आसान काम है। मैंने अपनी बात चल रही थी राजस्थान के प्रजामंडल, तो राजस्थान के प्रजामंडल को याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है कि इस तरह से इंडेक्स अपने को सबसे पहले बनानी है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे सिरोही और सिरोही 2 बार रिपीट है, और धौलपुर भी कितनी बार रिपीट है, 2 बार। लेकिन इनके प्रथम प्रयास क्या रहे थे, असफल रहे थे। इनको आगे आने वाली सीक्वेंस में आपको इनको क्या मानना है, सही। अब अगर ये इंडेक्स बनाने में मेरे को 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगा, अगर ये इंडेक्स आप बनाना सीख लेते तो शायद यहाँ से एग्जाम का एक क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, सोल्व। क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 4 प्रजामंडल के नाम होंगे, उनके ईयर उनके सामने लिखे होंगे, आपको कहेगा कि सुमेलित करो कि किस समय कौन सा प्रजामंडल स्थापित हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये इंडेक्स आना क्या है, जरूरी है। अब देखो क्या है कि 1931 के अंदर 2 प्रजामंडल है, जयपुर, एक कौन सा है, बूंदी। 1934 में नाम है जोशिहा, जोधपुर बना है, सिरोही बना है, हाड़ौती, लेकिन सिरोही का प्रयास क्या रहा है,
असफल। 1936 का वर्ड क्या था? धोबी, दो से धौलपुर, बी से बीकानेर, धौलपुर का प्रयास क्या रहा? असफल। 1938 में क्या लाइन है? अलवर शाह में धो कर, यानी अलवर है, भरतपुर है, शाहपुरा है, मेवाड़ है, धौलपुर और क्या है? करौली। 39 के अंदर लाइन क्या है? कि सी को, किशनगढ़ है, सिरोही है, कोटा है। क्लियर। इसके अलावा 42, 43, 44 कुबाड़ू, कुशलगढ़ है, बांसवाड़ा है और क्या है? डूंगरपुर। 45 के अंदर क्या है? प्रताप जैसल, यानी प्रतापगढ़ है और क्या है? जैसलमेर। और 1946 के अंदर क्या है? झालावाड़। यानी अगर ये इंडेक्स आपको बनाना आ जाता है तो आप एग्जाम का यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल क्या करोगे? सोल्व करोगे। और बहुत सारी चीज़ तो यही क्लियर हो रही है कि अगर आपको पूछे कि राजस्थान में स्थापित पहला प्रजामंडल कौन सा है, आप बता सकते हो कि राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर। राजस्थान का बना अंतिम प्रजामंडल कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान के किस वर्ष में सर्वाधिक प्रजामंडल स्थापित हुए हैं? तो अलवर शाह में धो कर, लंबी लाइन है तो 1938 में। एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ बीकानेर प्रजामंडल कब स्थापित हुआ? बीकानेर यानी बी, तो दिमाग लगो ये बी किस में आ रहा है? तो धोबी, और धोबी जो है वो कौन सी लाइन है? तीसरी लाइन। और तीसरी लाइन वालों के अपन ने कितने नंबर दिए थे? 1936। तुम्हारे को पूछ लिया एग्जाम में कि बांसवाड़ा प्रजामंडल कब स्थापित हुआ, तो तुम बोलो कुबाड़ू। और कुबाड़ू के कितने नंबर थे? 42, 43, 44। और वहां से वहां पे क्या आ रहा था? बांसवाड़ा आ रहा था। ये अपन ने पढ़ा। यानी एग्जाम का जो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, प्रजामंडल को सुमेलित करो, वो अपन ने पढ़ा। अब यहाँ से आगे अपने को एसटीसी और क्या पूछ सकता है? तो देखो कि राजस्थान के 3 प्रजामंडल ऐसे हैं। राजस्थान के कितने प्रजामंडल है? 3 प्रजामंडल। 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिसकी स्थापना राजस्थान से कहाँ हुई है? बाहर। यानी राजस्थान के 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना करने हमें राजस्थान से कहाँ जाना पड़ा? बाहर। उसको भी याद रखने का एक तरीका दे रहा हूं आपको। एक लाइन याद रखनी है, एक वर्ड याद रखना है क्या? सब। एक वर्ड याद रखना है आप लोगों को क्या? भर। और एक वर्ड आप लोगों को याद क्या रखना है? बिको। एक लाइन याद रखनी है, सब, भर और बिको। यानी ये 3 प्रजामंडल हमारे ऐसे हैं। ये 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर इस स्थान पे हुई है। सब, भर और एक वर्ड क्या याद रखना है? बिको। अब इस सह से मीनिंग हमारे लिए क्या है? तो ये सह से मीनिंग हमारे लिए क्या है? क्या है? सिरोही। और सिरोही राजस्थान का वो प्रजामंडल है जिसकी स्थापना बै, यानी राजस्थान से बाहर। राजस्थान से बाहर कहाँ हुई है? तो राजस्थान से बाहर कहाँ हुई है? बंबई में। भय से मीनिंग हमारे लिए क्या है? तो भय से मीनिंग हमारे लिए क्या है? भरतपुर। और भरतपुर राजस्थान का वो प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कहाँ? रेवाड़ी। और ये रेवाड़ी नाम की जो जगह है, ये रेवाड़ी नाम की जगह कहाँ आती है? हरियाणा। और बी से मीनिंग मेरे लिए यहाँ पे क्या है? बीकानेर। और बीकानेर राजस्थान का वो प्रजामंडल है जो को का मीनिंग आपके लिए क्या है? कोलकाता। यानी बीकानेर प्रजामंडल राजस्थान से बाहर कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता। भरतपुर कहाँ स्थापित हुआ था? रेवाड़ी, हरियाणा, राजस्थान से बाहर है। सिरोही कहाँ स्थापित हुआ था? बंबई में। और लाइन आपको याद क्या रखनी है? सब, भर, बिको। क्लियर। अब यहां से आगे क्या है? एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना ना तो मूल स्थान पर हुई और ना ही राज्य से बाहर। मतलब एक ऐसा प्रजामंडल है, उसकी स्थापना उसकी खुद की जगह पे भी नहीं हुई, लेकिन वो स्थापित होने राजस्थान से बाहर भी नहीं गया। अभी जो अपन ने 3 पढ़े उसमें तो क्या था? जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन देखें सिरोही, कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सिरोही में होनी थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सिरोही में होनी थी लेकिन नहीं हुई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी राजस्थान से बाहर कहाँ? बंबई। लेकिन एक इकलौता प्रजामंडल है, इकलौता प्रजामंडल है। वो इकलौता प्रजामंडल आपके लिए कौन सा है? तो इकलौता प्रजामंडल कौन सा है? जैसलमेर। वो इकलौता प्रजामंडल कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर प्रजामंडल वो प्रजामंडल है जिसकी स्थापना इसकी खुद की जगह यानी जैसलमेर में होनी थी लेकिन नहीं हुई, लेकिन स्थापित होने राजस्थान से बाहर भी नहीं गया। यानी जैसलमेर प्रजामंडल वो प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान में ही कहाँ हो गई? जोधपुर। यानी जैसलमेर ना तो जैसलमेर बना लेकिन स्थापित होने राजस्थान से बाहर भी नहीं गया। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हो गई? जोधपुर में। अपन ऊपर से देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो क्या है, अगर अपन सबसे पहले बात करें
कौन से प्रजामंडल की? जैसलमेर की। तो आपको हर एक प्रजामंडल का क्या याद रखना पड़ेगा? संस्थापक याद रखना पड़ेगा। अब देखो क्या है कि जैसलमेर प्रजामंडल का एक व्यक्ति क्या है? संस्थापक। देखो कौन सा प्रजामंडल कौन से वर्ष में स्थापित हुआ वो अपन ने सारणी के अंदर देख लिया था। तो आपको क्या करना है कि भाई जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो आपको एक नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? मीठालाल व्यास। यानी जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? मीठालाल व्यास। अब इस प्रजामंडल में सबसे खास क्या है? एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि इस प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे। तो आपको पूछे तो आप बताना कि इस प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे। तो आप बताओगे कि इस प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? सागरमल गोपा। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि सागरमल गोपा जो है वो किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। तो सागरमल गोपा का संबंध किस प्रजामंडल से है? जैसलमेर से। और इसके अलावा सागरमल गोपा के साथ क्या है? तो सागरमल गोपा की क्या होती है? हत्या। और इनकी हत्या कब हुई? तो आप बताओगे कि इनकी हत्या हुई थी 3 अप्रैल 1946। 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जेल के अंदर जिंदा जलाकर मार दिया गया था। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है कि सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के कौन से प्रजामंडल से है। तो आप बताओगे कौन से प्रजामंडल से? जैसलमेर। और सागरमल गोपा को याद रखना है। क्यों याद रखना है? कि इन्होंने क्या लिखी है? रचनाएं। तो इनकी एक रचना बड़ी खास है, वो कहीं पूछ ले तो आप बताना कि इनकी लिखी गई एक रचना कौन सी है? जैसलमेर का गुंडाराज। एग्जाम में आ जाए कि जैसलमेर का गुंडाराज किसने लिखी है? सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा किस प्रजामंडल के मेंबर थे? जैसलमेर। और जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? मीठालाल। क्लियर? फिर अपन बात करें किस प्रजामंडल की? तो अपन बात करें शाहपुरा प्रजामंडल की। देखो शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में क्या है? तो इस शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में ऐसा कि इस प्रजामंडल के जो संस्थापक थे उनका नाम हमारे लिए क्या है? रमेश चंद्र। जैसे अपन लिखा ना कि जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक मीठालाल, तो वैसे शाहपुरा के कौन है? रमेश। लेकिन शाहपुरा से एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है। पूछता है कि राजस्थान की पहली रियासत, राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी सर्वप्रथम क्या स्थापित हुआ था? उत्तरदायी शासन। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना कि राजस्थान की वो पहली रियासत कौन सी थी जहां सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ था। और आजादी से एक दिन पहले, आजादी से एक दिन पहले कब? 14 अगस्त 1947। यानी एग्जाम में लाइन ऐसी आएगी कि वो राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जिसमें सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ था आजादी से एक दिन पहले, यानी कब? 14 अगस्त 1947। तो आप बताओगे कि वो पहली रियासत कौन सी थी। तो आपको उत्तर बताना वो पहली रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्लियर? फिर अगर अपन आगे बात करें तो आगे कौन सा प्रजामंडल लिखा? जैसे मैंने लिखा है क्या? झालावाड़। झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में एक तो याद रखना, राजस्थान का बना अंतिम प्रजामंडल कौन सा है? झालावाड़। और झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो इस प्रजामंडल के संस्थापक जो हैं उनका नाम क्या है? तो आप बताओगे कि उनका नाम हमारे लिए क्या है? मांगीलाल भव्य। कि मांगीलाल भव्य जो है वो किस प्रजामंडल के संस्थापक है? झालावाड़। अब देखो क्या है कि एग्जाम में एक लाइन आती है कि राजघराने का संरक्षण प्राप्त, राजघराने का संरक्षण प्राप्त एकमात्र प्रजामंडल कौन सा था? राजघराने का संरक्षण प्राप्त एकमात्र प्रजामंडल कौन सा था? एग्जाम में ये लाइन आती है, मतलब वहां पे राजा खुद चाहता था कि उसके यहाँ प्रजामंडल स्थापित हो। तो एग्जाम में यही लाइन आती है कि राजघराने का संरक्षण प्राप्त एकमात्र प्रजामंडल कौन सा था। तो आपको उत्तर होना चाहिए कि एकमात्र प्रजामंडल जो था उसका नाम क्या था? झालावाड़। और इस समय एक आदमी झालावाड़ का क्या था? शासक। और इस समय झालावाड़ शासक जो थे वो झालावाड़ शासक कौन थे? नाम उनका क्या था? हरिश्चंद्र। एग्जाम में पूछता है कि भी राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसे राजघराने का संरक्षण प्राप्त था, आपका उत्तर होना चाहिए वहां पे क्या? झालावाड़। क्लियर? अगर अपन आगे बात करें किस प्रजामंडल की, तो एक प्रजामंडल हमारे लिए क्या है? डूंगरपुर प्रजामंडल। अब डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में क्या है? तो आप देखो कि इस प्रजामंडल के संस्थापक कौन है। तो आपको पूछे तो आप बताना कि इस प्रजामंडल के संस्थापक कौन है। तो आप बताना कि इस प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पंड्या। और भोगीलाल पंड्या के बारे में खास क्या है? तो इनको कहा जाता है क्या? वागड़ का गांधी। ये वागड़ का गांधी किन्हें कहा जाता है? तो आप बताओगे भोगीलाल पंड्या। वागड़ का मीनिंग होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जन जागृति का काम किया था भोगीलाल पंड्या। और भोगीलाल पंड्या डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक है और भोगीलाल पंड्या वागड़ के गांधी कहलाते हैं। अब हमारे लिए क्या है? तो देखो कि इस डूंगरपुर क्षेत्र में जब बात कब की थी?
1934, मतलब मैं प्रजामंडल से पहले की बात लिख रहा हूँ, 1944 से बना, मैं बात लिख रहा हूँ 1934 की। तो 1934 के अंदर इस डूंगरपुर में एक व्यक्ति जिनका नाम क्या था, माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल वर्मा ने इस डूंगरपुर में कहा, तो इस डूंगरपुर में एक जगह का नाम क्या है, सागवाड़ा। 1934 माणिक्यलाल वर्मा ने सागवाड़ा में और कहा कि भाई हम इस क्षेत्र में रह के आदिवासियों को क्या देना चाहते हैं, शिक्षा। और आदिवासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की, तो माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ किसकी स्थापना की थी, तो आपको बताना है कि माणिक्यलाल वर्मा ने किसकी स्थापना की, खांडलई आश्रम। एग्जाम में आता है कि खांडलई आश्रम कब स्थापित हुआ, 1934। किसने स्थापित किया, माणिक्यलाल वर्मा ने। कहा, सागवाड़ा आता है डूंगरपुर में, और खांडलई आश्रम स्थापित किया किनकी शिक्षा के लिए, आदिवासियों की शिक्षा के लिए। अब एक बड़ी घटना यहाँ से मैं बता दूं कि यहाँ एक बड़ी घटना जुड़ी हुई है, और वो बड़ी घटना जुड़ी हुई है आपके लिए क्या, तो आपके लिए जुड़ा हुआ यहाँ पे क्या, रास्तापाल कांड। एक तो एग्जाम में ये भी आता है, जैसे वो पूछेगा कि सागरमल गोपा हत्याकांड का संबंध किस रियासत से है, जैसलमेर। तो वैसे तुम्हारे को यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, रास्तापाल कांड का संबंध किस रियासत से, उत्तर आना चाहिए डूंगरपुर, क्योंकि रास्तापाल जगह का नाम है, और ये रास्तापाल नाम की जो जगह है, ये रास्तापाल नाम की जगह कहाँ आती है, डूंगरपुर। ये घटना कब हुई, तो आप बताओगे कि ये घटना हुई कब, 19 जून 1947। ये घटना का डेट भी एग्जाम में आता है कि रास्तापाल कांड कब हुआ, डेट याद रखनी है, 19 जून 1947। और 3 बड़े व्यक्ति शहीद हुए, जिनमें से 2 तो शिक्षक थे। एक का नाम आप बताओगे क्या, नाना भाई खाट, एक का नाम बताना है क्या, सेंगा भाई, और एक लड़की शहीद हुई जो इनकी शिष्या थी, नाम उनका क्या था, काली बाई। यानी रास्तापाल कांड हुआ डूंगरपुर रियासत में, कब हुआ है, डेट आती है एग्जाम में 19 जून 1947। 3 व्यक्ति शहीद हुए, नाना भाई खाट, सेंगा भाई और काली बाई। काली बाई के बारे में बन जाए तो ध्यान रखना कि काली बाई जो है वो किस जाति की बालिका, ये पूछ ले तो आप बताना काली बाई जो है वो किस जाति की बालिका थी, भील जाति की बालिका, और कितने वर्षीय थी, तो आप बताओगे कि कितने साल की थी ये, 13 वर्ष की लड़की थी। तो रास्तापाल कांड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्लियर। फिर अगर अपन आगे की बात करें तो आगे जैसे हमारे लिए क्या है, बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो आप बताओगे कि बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो आपको नाम क्या बताना है, भूपेंद्र नाथ। क्लियर। अगर बात करें हम किस प्रजामंडल की, प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो आपको नाम बताना है कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक जो थे उनका नाम आपके लिए क्या है, तो उनका नाम बताना है क्या, अमृतलाल पायक। जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल के क्या थे, संस्थापक, बांसवाड़ा के हैं भूपेंद्र नाथ, प्रतापगढ़ के कौन थे, अमृतलाल पायक। क्लियर। अगर हम आगे बात करें तो एक इंपॉर्टेंट प्रजामंडल की बात कर लेते हैं, और वो प्रजामंडल कौन सा है, मेवाड़ प्रजामंडल। अगर प्रजामंडल के टॉपिक से जो अक्सर क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इसी मेवाड़ प्रजामंडल का एग्जाम में, ये ध्यान रखना। 3 4 5 बड़ी बड़ी बातें मैं इसकी ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसमें से एक बिल्कुल एग्जाम में आएगी। तो देखो क्या है कि मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में एक तो क्लियर पूछेगा कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताना कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, और उनका नाम हमारे लिए क्या था, तो उनका नाम हमारे लिए क्या था, बलवंत सिंह मेहता। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन था, आप नाम बताना, बलवंत सिंह मेहता। क्लियर। अगर आपको पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तब आप नाम बताना किसका, माणिक्यलाल वर्मा, कि माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है, और प्रथम अध्यक्ष पूछे तो आप बताना बलवंत सिंह मेहता। इसके अलावा इस प्रजामंडल में एक क्या भी थे, उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम बताना, आपके उपाध्यक्ष जो थे उनका नाम आपके लिए क्या होगा, भूरेलाल बयान। इसके अलावा जब ये प्रजामंडल बना तो इस प्रजामंडल पे क्या लगा था, प्रतिबंध, रोक कब लग गई थी, तो आप बताना कि एक तो इस प्रजामंडल की स्थापना का दिन भी आप याद रखो, और वो दिन था क्या, 24 अप्रैल 1938 के 24 अप्रैल 1938 कौन सा प्रजामंडल स्थापित हुआ, डेट यहाँ पे याद रखनी है, 24 अप्रैल 1938 मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित हुआ। और एक बार बनने के बाद इस प्रजामंडल पे रोक कब लगी थी, यानी प्रतिबंध कब लगा, तो उसकी डेट बतानी है आपको 11 मई 1938। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में 3 बातें आती है, एक तो ये पूछता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन, नाम बताना बलवंत सिंह मेहता, संस्थापक कौन, नाम बताना माणिक्यलाल वर्मा, और आपको ये पूछेगा कि स्थापित कब हुआ, तो आप बताना 24 अप्रैल 1938 को स्थापित हुआ था। क्लियर। अब यहां से आगे क्या है, तो मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में याद क्या रखना है, तो मेवाड़ प्रजामंडल में 2-3 बातें याद रखनी है कि एक तो मेवाड़ प्रजामंडल में बड़ा कार्यकर्ता कौन था,
माणिक्यलाल वर्मा। क्लियर? माणिक्यलाल वर्मा को प्रजामंडल के दौरान किस किले में कैद रखा गया? तो उस किले का नाम आपके लिए क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग। यानी प्रजामंडल की घटनाओं के दौरान माणिक्यलाल वर्मा को कौन से किले में कैद रखा गया? आपको बताना, कुंभलगढ़ किले में कैद रखा गया। और माणिक्यलाल को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इन्होंने एक फेमस क्या लिखी थी? बुक यानी किताब लिखी है। और इन्होंने जो फेमस किताब लिखी है वो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आप बताओगे कि इन्होंने जो फेमस किताब लिखी है उस किताब का नाम आपके लिए क्या है? मेवाड़ का वर्तमान शासन। ये मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक जो है, ये मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक जो पुस्तक है उसको लिखने वाले कौन है? तो उसको लिखने वाले कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। और प्रजामंडल की घटनाओं के दौरान इनको कहाँ कैद रखा गया? तो इनको कैद रखा गया था कौन से किले में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और एक पूछता भी है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ? एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो अध्यक्षता करने वाले और कोई नहीं, उसका उत्तर क्या है? माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में ही मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ? उदयपुर। और एक यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि इस प्रथम अधिवेशन का एक आदमी ने क्या किया? उद्घाटन। एग्जाम में ये भी बनेगा कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? तो आप नाम बताना कि इसका उद्घाटन करने वाले राष्ट्रीय स्तर के नेता कौन थे? तो नाम उनका बताना है जे.बी. कृपलानी। कि जे.बी. कृपलानी मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के क्या थे? उद्घाटनकर्ता। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सी किताब लिखी? मेवाड़ का वर्तमान शासन। इसको कौन से किले में कैद रखा गया था? तो आप बताना, कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको क्या रखा गया था? कैद रखा गया था। इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? नाम बताना, बलवंत सिंह मेहता। और इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। और इसकी स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938 में। ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल में और क्या है? तो आप देखिए कि जो उपाध्यक्ष जो थे, और उपाध्यक्ष का नाम क्या था? तो उपाध्यक्ष का नाम था हमारे लिए क्या? भूरेलाल बया। तो कहते हैं कि भूरेलाल बया को कौन से किले में कैद रखा गया? तो भूरेलाल बया को उदयपुर के अंदर कौन से किले में कैद रखा गया? सराड़ा। सराड़ा किले का नाम है, ये उदयपुर में आता है। और इनको सराड़ा के किले में क्या कर दिया गया? तो उपाध्यक्ष जो था भूरेलाल बया, उसको सराड़ा के किले में क्या किया गया? कैद। और ये सराड़ा का किला इसलिए काम का है क्योंकि उस जमाने में कहा जाता था कि यहाँ पे काले पानी की क्या दी जाती थी? सजा। मेवाड़ के, केवल मेवाड़ रियासत के, कि मेवाड़ रियासत के काले पानी की सजा कहाँ दी जाती थी? तो मेवाड़ रियासत के काले पानी की सजा कहाँ दी जाती थी? तो जगह आपके लिए कौन सी है? सराड़ा। और अगर पूछे कि राजस्थान में काले पानी की सजा के लिए, राजस्थान में काले पानी की सजा के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो राजस्थान में काले पानी की सजा के लिए कौन सी जगह फेमस थी? जैसलमेर। मेवाड़ के काले पानी की सजा पूछे सराड़ा दुर्ग, और राजस्थान में काले पानी की सजा पूछे तो आप बताना जैसलमेर। और ये कहीं ना कहीं पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? तो आप बताओगे कि राजस्थान का अंडमान कहा जाता है किसको? जैसलमेर। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। क्लियर? यहां से आगे क्या है? अगर अपन बात करें किस रियासत की? बीकानेर रियासत की। तो बीकानेर रियासत के बारे में दो बातें कि एक तो ये पूछता है कि 1936 में स्थापित हुआ और इसकी स्थापना बाहर कोलकाता में हुई, ये तो अपने को पता था। इसके अलावा बीकानेर प्रजामंडल का एक व्यक्ति क्या है? संस्थापक। तो आपको पूछे कि बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? तो आप लोग बताना कि बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन थे? मगाराम। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर किसी प्रजामंडल का संस्थापक आता है तो बीकानेर का ही आता है। और बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो आप नाम बताना, मगाराम वैद्य। क्लियर? इसके अलावा बीकानेर प्रजामंडल के बारे में खास क्या है कि अगर बीकानेर में बात करें अपन किसकी? 1907, 1907, 1907 में बीकानेर के अंदर 1907 बीकानेर, और बीकानेर में भी कहाँ? चूरू। चूरू आज एक अलग जिला, लेकिन उस समय बीकानेर रियासत का पार्ट है। तो 1907 1907 के अंदर यहाँ पे एक संगठन बनता है, और उस संगठन का नाम क्या था? तो उस संगठन का नाम था हमारे लिए क्या? सर्वहितकारिणी सभा। उस संगठन का नाम क्या था? सर्वहितकारिणी सभा। तो एग्जाम में पूछेगा सर्वहितकारिणी सभा का गठन किस रियासत में हुआ? बीकानेर। बीकानेर में कहाँ हुआ? चूरू। कब हुआ? 1907 में। और इस सर्वहितकारिणी सभा के क्या थे? संस्थापक। और संस्थापकों में एक का तो नाम क्या था? तो संस्थापकों में एक का नाम था कन्हैयालाल ढूंढ।
और एक का नाम क्या था, तो एक आदमी का नाम बताना आपको क्या, गोपाल दास। तो गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ इन दोनों ने मिलकर एक संगठन बनाया सर्वित कारणी सभा, और इसका गठन कब हुआ, तो आप बताना कि इसका गठन कब हुआ था, 1907 में। अब यहां से आगे क्या है, तो इस बीकानेर प्रजामंडल की ही बात चल रही है, और बीकानेर प्रजामंडल में और क्या पूछते हैं, तो बीकानेर प्रजामंडल के अंदर एक तो ये नाम पूछते हैं कि यहाँ पे एक महिला का नाम जुड़ा हुआ है, और उस महिला का नाम आपके लिए क्या है, लक्ष्मी देवी आचार्य। एग्जाम में पूछता है कि लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किस रियासत से था, तो आप बताना लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किस रियासत से था, बीकानेर रियासत से था। ये बीकानेर प्रजामंडल की कार्यकर्ता थी, और इस लक्ष्मी देवी आचार्य की अध्यक्षता में, इस लक्ष्मी देवी आचार्य की अध्यक्षता में प्रजामंडल का वापस क्या हुआ, तो लक्ष्मी देवी आचार्य की अध्यक्षता में प्रजामंडल का वापस क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे जो एक नाम पढ़ा जाता है वो नाम पढ़ा जाता है बीरबल सिंह। जैसे अपन ने पढ़ा ना कि सागरमल गोपा किस प्रजामंडल के कार्यकर्ता, जैसलमेर, तो वैसे यहाँ पूछेगा कि बीरबल सिंह किस प्रजामंडल के कार्यकर्ता, तो बीरबल सिंह थे बीकानेर प्रजामंडल के। वैसे नाम से मैच हो रहा है, बी से बीरबल सिंह और बी से क्या है, बीकानेर। तो बीरबल सिंह के बारे में क्या है, तो ये 30 जून 1946, बीरबल सिंह के लिए क्या है, 30 जून 1946। और ये व्यक्ति राय सिंह नगर कांड में, ये व्यक्ति राय सिंह नगर कांड में क्या हुए थे, शहीद। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन और बन गया कि राय सिंह नगर कांड का संबंध किस रियासत से है, तो आप बताना राय सिंह नगर कांड का संबंध किस रियासत से है, बीकानेर। और राय सिंह नगर कांड में कौन सा व्यक्ति शहीद हुआ, बीरबल सिंह। ये घटना किस दिन हुई, डेट याद रखनी है, तो आप बताओगे ये घटना कब हुई थी, 30 जून 1946 को राय सिंह नगर कांड। और इन्हीं बीरबल सिंह की याद में 17 जुलाई 1946, इसी बीरबल सिंह की याद में 17 जुलाई 1946 क्या बनाया गया था, तो इनकी याद में बनाया गया था क्या, बीरबल दिवस। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन और बन गया, क्या बनेगा कि बीरबल दिवस किस रियासत में बनाया गया था। आप लोग बता देना कि बीरबल दिवस बनाया गया था बीकानेर रियासत में, और बीरबल दिवस कब बनाया गया, तो आप बताना 17 जुलाई 1946। इसी बीकानेर में और क्या याद रखना है, तो इस बीकानेर प्रजामंडल में एक लाइन और याद रखनी है कि एक व्यक्ति का नाम आपके लिए क्या है, तो एक व्यक्ति का नाम आपके लिए है रघुवर दयाल गोयल। एक व्यक्ति का नाम आपके लिए क्या है, रघुवर दयाल गोयल। इनका भी एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि रघुवर दयाल गोयल ने 1942 इन्होंने स्थापित किया क्या, तो इन्होंने स्थापित की थी बीकानेर राज्य प्रजा लोक परिषद। कि ये बीकानेर राज्य प्रजा लोक परिषद का गठन कब किसने किया था, तो बीकानेर राज्य प्रजा लोक परिषद का गठन 1942 किसने किया था, तो नाम उनका बताना आपको क्या, रघुवर दयाल गोयल। क्लियर। अब हमारे लिए क्या है कि एक लाइन और याद रख लीजिए कि बीकानेर राजस्थान की पहली रियासत थी, बीकानेर राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने केंद्रीय विधान परिषद, मतलब आज की संसद में, जिसने केंद्रीय विधान परिषद में अपने सदस्य भेजे थे। ये लाइन भी एग्जाम में आती है कि राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जिसने सर्वप्रथम केंद्रीय विधान परिषद में अपने सदस्य भेजे थे। आपको नाम बताना है कि वो रियासत आपके लिए कौन सी होगी, बीकानेर। क्लियर। इसके अलावा अगर अपन आगे बात करें तो किस प्रजामंडल की बात होगी, तो आगे बात होगी हमारे लिए कौन से प्रजामंडल की, जयपुर। तो दो बातें तो एक दिमाग में है कि 1931 में स्थापित हुआ, और सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी, राजस्थान का बना पहला प्रजामंडल क्या हो गया, जयपुर प्रजामंडल। अब देखो क्या है कि एक तो यहाँ पे याद रखना है कि इस प्रजामंडल का संस्थापक कौन है, तो आप बताओगे कि इस प्रजामंडल का जो आदमी संस्थापक है उस संस्थापक का नाम आपको क्या बताना है, कर्पूर चंद पाटनी। ये कर्पूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल का संस्थापक है, जयपुर प्रजामंडल। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इस प्रजामंडल को किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया, तो आप एक आदमी का नाम बताओगे कि इस प्रजामंडल को स्थापित किया गया किसकी अध्यक्षता में, चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र की अध्यक्षता में स्थापित किया। संस्थापक पूछे तो आप बता देना कौन था, कर्पूर चंद पाटनी। अब जयपुर प्रजामंडल से याद क्या रखना है, तो एक लाइन पूछता है, देखो मैं लिख रहा हूं कि जयपुर प्रजामंडल एकमात्र प्रजामंडल था, जयपुर प्रजामंडल एकमात्र प्रजामंडल था जिसके कार्यकर्ताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था,
भाग नहीं लिया था। एग्जाम में लाइन आएगी, देखो क्या है कि गांधी जी ने 1942 क्या चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रजामंडल की घटना है और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों समानांतर चल रहे थे। प्रजामंडल के कार्यकर्ता भी गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इकलौता ऐसा प्रजामंडल जिसके कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया, वो इकलौता प्रजामंडल कौन सा है? तो वो इकलौता प्रजामंडल हमारे लिए कौन सा है? तो वो आप बताओगे जयपुर प्रजामंडल है, जिसके कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे एक पढ़ा जाता और ये एग्जाम में बनता भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे हुआ था एक जेंटलमैन समझौता। एग्जाम में ये लाइन आती है कि जेंटलमैन समझौता किस रियासत में या किस प्रजामंडल के दौरान हुआ, तो आप बताना जेंटलमैन समझौता हुआ था जयपुर रियासत में। अब जेंटलमैन समझौता कब हुआ? तो पहला काम हो गया कि जेंटलमैन समझौता हुआ था 1942। अब किन किन के बीच में? तो आप बताओगे कि इसमें प्रजामंडल के प्रतिनिधि कौन थे? हीरालाल शास्त्री। मतलब समझौता करने प्रजामंडल की ओर से कौन गया? तो इसमें समझौता करने प्रजामंडल की ओर से कौन गए थे? हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री ने समझौता किया। हीरालाल शास्त्री ने समझौता किया किससे? तो किससे समझौता किया था? मिर्जा इस्माइल से। और मिर्जा इस्माइल कौन? तो मिर्जा इस्माइल इस समय जयपुर के क्या थे? प्रधानमंत्री। यानी जेंटलमैन समझौता हुआ कौन से प्रजामंडल में? जयपुर। जेंटलमैन समझौता कब हुआ? 1942। जेंटलमैन समझौता किसके बीच में हुआ? हीरालाल शास्त्री और किसके बीच में हुआ? मिर्जा इस्माइल। और इस समझौते में प्रजामंडल के प्रतिनिधि कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और इसी समझौते से जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। और मिर्जा इस्माइल के बारे में याद रखना है कि मिर्जा इस्माइल के बारे में याद क्या रखना है? तो मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है क्या? आधुनिक जयपुर का निर्माता। एग्जाम में पूछता है कि आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहते हैं, तो आप बताना कि आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है किसको? मिर्जा इस्माइल। लेकिन पूछे आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं, तब उत्तर बताना मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहते हैं, तो आप बताना मिर्जा इस्माइल। जेंटलमैन एग्रीमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और सबसे खास क्या कि जयपुर राजस्थान की पहली रियासत थी। जयपुर राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने सर्वप्रथम प्रजामंडल के किसी कार्यकर्ता को क्या दिया था? मंत्री पद दिया था। यानी एग्जाम में पूछेगा, जैसे अपन ने पढ़ा ना कि उत्तरदायी शासन सबसे पहले कहाँ बना? शाहपुरा। राजघराने का संरक्षण किसको प्राप्त था? झालावाड़। वैसी वो पहली रियासत कौन सी थी जिसने प्रजामंडल के किसी कार्यकर्ता को अपनी रियासत की सरकार में मंत्री पद दिया? तो आप बताना जयपुर रियासत थी। और हमारे लिए क्या हो गया कि मंत्री पद पाने वाला प्रथम व्यक्ति, मंत्री पद पाने वाला पहला कार्यकर्ता कौन था? तो आप बताना कि मंत्री पद पाने वाला पहला कार्यकर्ता कौन था? तो नाम उसका आपके लिए क्या हो जाएगा? देवी शंकर तिवारी। ये पहला व्यक्ति था जिसने प्रजामंडलों में सबसे पहले क्या हासिल किया? मंत्री पद। और देवी शंकर तिवारी ने कहाँ से? जयपुर से क्या प्रकाशित किया? समाचार पत्र। और इसने जयपुर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो आप बताओगे कि इसने जो समाचार पत्र प्रकाशित किया वो कौन सा था? लोकवाणी। लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ जयपुर से। किसने किया? देवी शंकर तिवारी। और सबसे खास क्या है कि ये समाचार पत्र निकला किस बड़े नेता की याद में? तो आप बताओगे कि ये निकला जमनालाल बजाज की याद में। कि जमनालाल बजाज की याद में कौन सा न्यूज़पेपर निकाला गया? लोकवाणी। जेंटलमैन एग्रीमेंट का क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्या है, अगर अपन बात करें कौन से प्रजामंडल की? जोधपुर प्रजामंडल। तो आपको पूछे कि भाई जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन? तो आप बताना कि जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे हमारे लिए कौन? तो आप नाम बताओगे भंवरलाल सराफ। ये भंवरलाल सराफ जो है वो जोधपुर प्रजामंडल के क्या है? संस्थापक। अब यहाँ पे क्या है कि इस जोधपुर रियासत के अंदर कुछ क्या बनाए गए हैं? दिवस। तो देखो क्या है कि आजादी से पहले यहाँ पे क्या बना है अभी? शिक्षा दिवस। देखो एक तो शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को बनाया जाता है, एक आजकल शिक्षा दिवस भी होता है 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए। आज़ादी से पहले भी शिक्षा दिवस बना था जोधपुर रियासत में। कब? तो आप बताओगे 21 जून 1936। इसके अलावा जोधपुर रियासत में क्या बनाया गया?
कृष्ण या कृष्णा दिवस, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि जोधपुर रियासत में कृष्ण या कृष्णा दिवस कब बनाया गया, ईयर बता देना आप 1936। और सबसे खास यहां बनाया गया क्या है, तो यहां बनाया गया है मारवाड़ सत्याग्रह दिवस। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब बनाया गया, तो आप बताओगे कि मारवाड़ सत्याग्रह दिवस बनाया गया था जोधपुर रियासत में कब, 26 जुलाई 1942। 3 महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पे आ गए। शिक्षा दिवस आजादी से पहले बना जोधपुर रियासत में 21 जून 1936, कृष्ण दिवस या कृष्णा दिवस 1936, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस ये एग्जाम में आता है, तो आप बताओगे कब बना था, 26 जुलाई 1942 को बना था। और इस प्रजामंडल में कौन भी आए थे, तो आप नाम बता देना। इस प्रजामंडल में कौन भी आए थे, सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस का संबंध भी हमारे किस प्रजामंडल से रहा था, तो आपको बताना कौन सा प्रजामंडल था, जोधपुर प्रजामंडल। अब यहाँ पे सबसे खास क्या है, तो जोधपुर प्रजामंडल में एक नेता बड़ा खास था, और जोधपुर प्रजामंडल के अंदर जो सबसे फेमस व्यक्ति थे उनका नाम हमारे लिए क्या था, जो सबसे फेमस व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, बाल मुकुंद बिस्सा। एग्जाम में पूछते हैं कि बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध कौन से प्रजामंडल से था। बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता क्यों फेमस हुए, क्योंकि इन्होंने 1942 यानी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का समय था, और 1942 इन्होंने कौन सी जेल में, जोधपुर जेल में 1942 इन्होंने जोधपुर जेल के अंदर क्या कर डाली, भूख हड़ताल, और भूख हड़ताल करते हुए ये क्या हो गए, शहीद। यानी बहुत बड़ी घटना कि जोधपुर जेल के अंदर भूख हड़ताल करते हुए प्रजामंडल का कौन सा कार्यकर्ता शहीद हुआ, तो उस कार्यकर्ता का नाम बताओगे आप, बाल मुकुंद बिस्सा। क्लियर। यहां से आगे क्या है, अगर अपन आगे बात करें तो किस प्रजामंडल के बारे में बात करें, तो वो प्रजामंडल हमारे लिए कौन सा है, धौलपुर प्रजामंडल। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको पूछे कि धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन, तो आप नाम बता देना कि धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, ज्वाला प्रसाद। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, ज्वाला प्रसाद। अब यहाँ पे एग्जाम में सबसे खास पूछा जाता है, बात थी कब की, 1934। मैं प्रजामंडल से पहले की बात लिख रहा हूं कि 1934 के अंदर यहाँ पे दो व्यक्तियों ने मिलके किसकी स्थापना की थी, नागरी प्रचारणी सभा। इस संगठन का नाम भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब किसने कहा की, तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1934। और 1934 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई, धौलपुर में। ये एग्जाम में आता है। और इसके संस्थापक कौन थे, तो आप बताओगे कि इसके संस्थापकों में एक नाम, तो मेन नाम तो यही था, ज्वाला प्रसाद, और एक नाम और पूछ ले तो आप याद रखना कि इसके संस्थापकों में एक नाम क्या था, जोरीलाल। यानी ज्वाला प्रसाद और जोरीलाल ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ की, धौलपुर में कब की, 1934। ये चीज एग्जाम में बहुत बार पूछी गई, आप लोग याद रखना। क्लियर। यहां से अगर आगे बात करें तो अपन बात करें किस प्रजामंडल की, किशनगढ़। तो किशनगढ़ प्रजामंडल का संस्थापक आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि किशनगढ़ प्रजामंडल का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था, कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी ने कौन सा प्रजामंडल बनाया था, किशनगढ़। अगर अपन बात करें किस प्रजामंडल की, करौली। तो करौली प्रजामंडल का जो संस्थापक था, आपको डायरेक्ट नाम याद रखने ही पड़ेंगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन इनका संस्थापकों का भी पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे नाम याद रखोगे त्रिलोकचंद माथुर, के त्रिलोकचंद माथुर करौली प्रजामंडल के संस्थापक है, और किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, कांतिलाल चौथानी। इसके अलावा अगर बात करें कौन से प्रजामंडल की, हाड़ौती। तो आप बताओगे कि हाड़ौती प्रजामंडल के जो संस्थापक थे, हाड़ौती प्रजामंडल के जो संस्थापक थे उनका नाम आपके लिए क्या है, नैनूराम शर्मा। कि नैनूराम शर्मा ने कौन सा प्रजामंडल बनाया, हाड़ौती। अब हाड़ौती कोई जगह नहीं होती है, देखो हाड़ौती क्या है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां का कुछ क्षेत्र। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां का कुछ क्षेत्र क्या कहलाता है, हाड़ौती। और हाड़ौती प्रजामंडल स्थापित कहाँ हुआ, तो आप बताना कि हाड़ौती प्रजामंडल स्थापित हुआ था कहाँ, तो हाड़ौती प्रजामंडल कहाँ स्थापित हुआ था, कोटा में, जिसके संस्थापक कौन है, नैनूराम शर्मा। अगर अपन बात करें किस प्रजामंडल की, तो कोटा प्रजामंडल। तो कोटा प्रजामंडल के भी संस्थापक वही रहेंगे। कोटा प्रजामंडल के भी संस्थापक कौन थे, तो आपको वो पूछे तो आप लोग बता देना कि कोटा प्रजामंडल के संस्थापक भी कौन थे, नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा ने ही कौन सा प्रजामंडल बनाया था, कोटा प्रजामंडल। यहां याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपको पूछे कि कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आप बताना कि कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ, मांगरोल। और ये मांगरोल कहाँ वाला है, बारां।
एग्जाम में पूछते हैं कि कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आप बताना मांगरोल बारा, और पूछेगा किसकी अध्यक्षता में, तो मांगरोल बारा में जो अधिवेशन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्षता करने वाले और कोई नहीं, कौन थे, नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में ही मांगरोल बारा में कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन। और यहाँ पे दो प्रमुख क्या थे, कार्यकर्ता, जिनमें से एक महिला कार्यकर्ता थी और उस महिला कार्यकर्ता का नाम क्या था, नगेंद्र बाला। नगेंद्र बाला राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख भी थी। चेतावनीराज चुंगटिया लिखने वाले थे केसी सिंह बारड की पोती कौन थी, तो आप नाम बताना नगेंद्र बाला। और नगेंद्र बाला का संबंध राजस्थान के कौन से प्रजामंडल से रहा है, तो आप बताना कोटा प्रजामंडल। और कार्यकर्ताओं में एक नाम ये भी था, तो कार्यकर्ताओं में एक नाम क्या भी था, तो आपको नाम बताना पंडित भिन्न हरि। लेकिन एग्जाम में आता कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, आप बताना मांगरोल बारा में। ठीक है, अगर अपन बात करें कौन से प्रजामंडल की, बूंदी प्रजामंडल, तो बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तो आप बताना कि बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक भी किस नाम वाले व्यक्ति हैं, कांतिलाल। लेकिन ये क्या थे, जैन। किशनगढ़ के भी कांतिलाल चौथानी है और बूंदी के हैं कांतिलाल जैन। अब बूंदी प्रजामंडल से याद के रखना है, तो बूंदी प्रजामंडल के एक कार्यकर्ता ऐसे थे कि बूंदी प्रजामंडल का कार्यकर्ता कौन था, ऋषिदत्त मेहता का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है, बूंदी। और इनको इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने क्या प्रकाशित किया, एक समाचार पत्र, और इन्होंने कहां से समाचार पत्र प्रकाशित किया, ब्यावर से। और ये ब्यावर से जो न्यूज़पेपर प्रकाशित करते हैं उसका नाम क्या रखा गया, राजस्थान। एग्जाम में आता है कि राजस्थान नाम का समाचार पत्र कब किसने कहां से प्रकाशित किया, तो राजस्थान नाम का समाचार पत्र ब्यावर से ऋषिदत्त मेहता ने। लेकिन ध्यान रखना कि ऐसे मिलते जुलते नाम और भी हैं। एक तो वर्ड क्या है, राजस्थान वो केवल राजस्थान है, ऋषिदत्त मेहता। एक न्यूज़पेपर का नाम भी क्या, राजस्थान समाचार। अगर राजस्थान समाचार की बात आ गई तो आप एक नाम बताओगे और वो नाम आपके लिए क्या होगा, तो वो नाम आपके लिए होगा मुंशी समर्थदान। राजस्थान समाचार किसने प्रकाशित किया था, मुंशी समर्थदान। और एक ऐसा भी अखबार है, राजस्थानी नाम है लेकिन उसका नाम है कुछ ऐसा, उसका नाम क्या है, राजस्थान टाइम्स। तो राजस्थान टाइम्स जो है वो किसने प्रकाशित किया, तो आप बताओगे कि उसको प्रकाशित करने वाला कौन था, वासुदेव शर्मा। यानी वासुदेव शर्मा ने राजस्थान टाइम्स, मुंशी समर्थदान ने राजस्थान समाचार और ऋषिदत्त मेहता ने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला ब्यावर से, राजस्थान। और ऋषिदत्त मेहता कहाँ का, बूंदी का संस्थापक कौन है, कांतिलाल। ठीक है, अगर अपन बात करें कौन से प्रजामंडल की, तो प्रजामंडल कौन सा है, भरतपुर। तो आपको पूछे भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तो आप बताना कि भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं कौन, तो आपको नाम बताना पड़ेगा जुगल किशोर चतुर्वेदी, या जुगल की जगह क्या भी वर्ड आ जाए, युगल, तो भी एक ही आदमी का नाम है। आप चाहे इसे जुगल किशोर चतुर्वेदी कहिए चाहे युगल किशोर चतुर्वेदी कहिए, एक ही व्यक्ति है। और इनको भी इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इनको कहा जाता है कि ये राजस्थान के क्या कहलाते हैं, नेहरू। राजस्थान का नेहरू किसको कहते हैं, तो राजस्थान का नेहरू कहते हैं युगल किशोर चतुर्वेदी। और उन्होंने कौन सा प्रजामंडल स्थापित किया था, तो प्रजामंडल कौन सा है, भरतपुर। और इस प्रजामंडल का प्रमुख कार्यकर्ता कौन था, तो नाम बताना आपको क्या, रमेश स्वामी किस प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे, भरतपुर। और रमेश स्वामी जो है, रमेश स्वामी के बारे में एग्जाम में पूछते हैं, तो आप बताओगे कि किस आंदोलन में शहीद हुए थे, तो आप बताओगे कि ये बेगार विरोधी आंदोलन में क्या हुए थे, शहीद। और बेगार विरोधी आंदोलन में शहीद होने वाले कौन थे, रमेश स्वामी। और रमेश स्वामी कौन से प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे, भरतपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे। क्लियर। अब यहां से आगे क्या है, तो आपको कुछ नाम याद रखने हैं। जैसे हमारे यहाँ एक नाम ऐसा भी है कि भाई एक व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, राजस्थान का गांधी। तो राजस्थान का गांधी कौन, तो आपको पूछ ले तो आप बताना कि राजस्थान का गांधी कहलाता है कौन, गोकुल भाई भट्ट। कि गोकुल भाई भट्ट को हम क्या कहते हैं, राजस्थान का गांधी। यही एग्जाम में कंफ्यूज करता है कि वागड़ का गांधी पूछ लिया तो आप बताना कि वागड़ का गांधी कहते हैं किनको, तो वागड़ का गांधी कहते हैं किनको, भोगीलाल पंड्या। राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट और वागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पंड्या। क्लियर। अगर पूछे किनको मारवाड़ का गांधी कहते हैं, तो आप बताओगे कि मारवाड़ का गांधी कहा जाता है किनको, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को क्या कहते हैं, मारवाड़ का गांधी। और जय नारायण व्यास को क्या भी कहा जाता है, तो देखो जय नारायण व्यास को कहा जाता है धुन का धनी भी, और जय नारायण व्यास को कहा जाता है क्या, लक्कड़ फक्कड़ भी। यानी लक्कड़ फक्कड़ धुन का धनी और मारवाड़ का गांधी किसे कहना है, जय नारायण व्यास। अगर हमें पूछे किस व्यक्ति को क्या कहा जाता है,
गांधी दूत, बाबूजी या आदिवासियों का मसीहा। कि किस व्यक्ति को कहा जाता है गांधी दूत, बाबूजी, आदिवासियों का मसीहा? तो उन व्यक्ति का नाम आपको बता देना है कि वो व्यक्ति आपके लिए कौन है। तो उस व्यक्ति का नाम आपके लिए क्या है? मोतीलाल तेजावत। क्लियर? अगर हम बात करें कि कौन सा व्यक्ति हाड़ौती का गांधी कहलाता है, तो आप बताना कि हाड़ौती का गांधी कहते हैं किनको? तो आप बताओगे कि हाड़ौती का गांधी कौन कहलाते हैं? नैनूराम शर्मा एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि किनको चिड़ावा का गांधी कहते हैं। देखो चिड़ावा जगह का नाम है झुंझुनू के अंदर। चिड़ावा का गांधी किसको कहते हैं? तो आप लोग बताना कि चिड़ावा का गांधी कहते हैं किसको? तो आप बताना कि चिड़ावा का गांधी किसको कहते हैं? प्यारेलाल गुप्ता। गांधी जी की मानस पुत्री कहते हैं सत्यभामा, जो अपन ने पहले पढ़ा है किसान आंदोलन के दौरान। और पूछ ले तो मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ कि गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी के विचारों को उसने अपनाया। तो गांधी की मानस पुत्री कहा जाता है सत्यभामा। और सत्यभामा का कनेक्शन कहाँ से है? तो सत्यभामा का कनेक्शन कहाँ से है? बूंदी से। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। और वागड़ का गांधी याद रखना है भोगीलाल पंड्या। मारवाड़ का गांधी याद रखना जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास को धुन का धनी भी कहते हैं, लक्कड़ फक्कड़ भी कहते हैं। गांधी दूत, बाबूजी, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत। हाड़ौती का गांधी किसको कहते हैं? नैनूराम शर्मा। चिड़ावा का गांधी कहते हैं प्यारेलाल गुप्ता। गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहते हैं? सत्यभामा। और इसके अलावा पूछे कि किस व्यक्ति को क्या कहते हैं? गुलाम नंबर 4। या किस व्यक्ति को कहा जाता है कि वो गांधी जी के कौन से पुत्र थे? 5वें पुत्र। ऐसी संज्ञा दी है। तो गांधी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4 किसको कहा जाता है? तो आप एक व्यक्ति का नाम बताएंगे और उनका नाम आपके लिए क्या है? तो उनका नाम आपके लिए क्या है? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को गांधी का 5वां पुत्र और क्या कहा जाता है? गुलाम नंबर 4। ठीक है, अब यहां से आगे क्या है? तो अपन आगे बात करें 1857 की क्रांति। देखो ऐसा टॉपिक है जिसको अपन ने बचपन से किताबों के अंदर पढ़ा है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्या आ सकता है? यानी 1857 की क्रांति के बारे में देखो मैं कुछ बड़ी बड़ी बातें ऊपर से बता देता हूँ। तो 1857 की क्रांति जब हुई तो हमारे राजस्थान में 6 क्या थी? तो हमारे राजस्थान में 6 क्या थी? सैनिक छावनियां। जब 1857 की क्रांति हुई तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। एग्जाम में पूछता कौन सी नहीं थी? तो 6 के नाम याद रखने। कैसे याद रखोगे? एक वर्ड याद रखना है, क्या याद रखना है? नाक। और क्या याद रखना है? बंद। नाक, बंद, 6 नाम छिपे हुए। अब 6 नाम कौन सा? एन से क्या होता है? नसीराबाद। और नसीराबाद वर्तमान में कहाँ है? अजमेर में। ए से क्या होता है? एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ है? पाली में। के से क्या होता है? तो आप बताओगे कि के से क्या होता है? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में। बी से क्या होता है? ब्यावर। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। एन से क्या होता है? नीमच। नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस समय अपने राजस्थान का ही पार्ट था, राजपुताना का हिस्सा था। और डी से क्या होता है? देवली। और देवली कहाँ है? टोंक। यानी एग्जाम में पूछे कि राजस्थान में इस क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां मौजूद थी? 6। कौन सी थी? यानी थी। इस वर्ड के अंदर सारे नाम आ गए। नाक, बंद, एन से नसीराबाद, ए से एरिनपुरा, के से खेरवाड़ा, बी से ब्यावर, एन से नीमच और डी से क्या है? देवली। और पहली सैनिक छावनी, फर्स्ट सैनिक छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। और नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई? तो आप बताना कि नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1818 में। क्लियर? अब यहां से याद क्या रखना है? तो आगे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि क्रांति के समय राजस्थान के क्या थे? एजीजी। जैसे अपन ने पढ़ा ना बिजोलिया किसान आंदोलन के समय एजीजी कौन था? हॉलैंड। वैसे ही क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजीजी का फुल फॉर्म होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी का फुल फॉर्म क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो आप बताओगे कि क्रांति में राजस्थान का जो एजीजी था उस एजीजी का नाम आपके लिए क्या था? तो नाम क्या बताना है? पैट्रिक लॉरेंस, जो क्रांति के समय राजस्थान के क्या थे? एजीजी। और जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय राजस्थान में कहाँ रखा था? अजमेर। लेकिन कहते हैं कि जब इनको गर्मी लगती थी तो ये कुछ समय के लिए कहाँ पे शिफ्ट होते थे? माउंट आबू। लेकिन एग्जाम में आता है कि क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? नाम आपको क्या बता देना है? पैट्रिक लॉरेंस। अब यहाँ पे है क्या? तो अपन क्रांति की बात कर रहे हैं, कुछ बातें याद रखनी है कि 1857 की क्रांति के समय एक तो अपने को याद क्या रखना है? रियासत। उस रियासत का क्या याद रखना है? राजा। और उस रियासत का क्या याद रखना है? पीएजी। देखो पीएजी का मीनिंग क्या होता है?
ये भी कोई अंग्रेज होगा। और पीएजी का मीनिंग क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। 4 रियासतें याद रखनी, ज्यादा नहीं। अगर अपन बात करें किस रियासत की, मेवाड़, एग्जाम में आता है कि क्रांति के समय मेवाड़ के राजा कौन थे, तो आप बताओगे कि क्रांति के समय मेवाड़ के राजा कौन थे? स्वरूप सिंह। और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आप बताओगे कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? शोवर्स। एग्जाम में पूछेगा मेवाड़ का पीएजी कौन था? शोवर्स। अगर अपन बात करें किस रियासत की, जोधपुर, तो क्रांति में जोधपुर के राजा कौन थे? आपको नाम बताना है कि क्रांति में जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह। और तख्त सिंह और इस समय जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? आपको नाम बताना है, कौन? मैक मौसन। अगर अपन बात करें कोटा रियासत की, तो कोटा के राजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय। और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? नाम क्या बताना है? बर्टन। अगर अपन बात करें किस रियासत की, जयपुर, जयपुर के राजा भी सेम नाम वाले ही थे, राम सिंह सेकंड। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं दोनों डबल रोल में, नहीं। कोटा वाले राम सिंह सेकंड अलग है और जयपुर वाले अलग है। और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आप बताओगे कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन। एग्जाम में होगा क्या? 4 रियासत लिखी होगी, 4 रियासत इसी तरह से होगी। इन 4 पॉलिटिकल एजेंट के नाम ऊपर पीछे करेगा और आपको कहेगा सुमेलित करो। तो आप याद रखना, मेवाड़, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? शोवर्स। जोधपुर का कौन था? मैक मौसन। कोटा का कौन था? बर्टन। और जयपुर का कौन था? ईडन। क्रांति में मेवाड़ के राजा कौन थे? स्वरूप सिंह। जोधपुर के कौन थे? तख्त सिंह। कोटा के कौन थे? राम सिंह द्वितीय। और जयपुर के कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कुछ और रियासतों पे थे, लेकिन आपको तो एग्जाम के लिए भी ये 4 ही क्या रखने हैं याद। अब अगर अपन बात करें कि क्रांति के समय कहाँ के राजा? बीकानेर। तो आप बताओगे कि क्रांति के समय बीकानेर के राजा कौन थे? तो आपको बताना है कि क्रांति के समय बीकानेर के राजा कौन थे? सरदार सिंह। क्रांति में बीकानेर के राजा कौन थे? सरदार सिंह। इनको याद क्यों रखना है? तो एक लाइन इनकी बनती है कि इन्होंने क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए इन्होंने अपनी सेनाएं, अंग्रेजों की सहायता के लिए इन्होंने अपनी सेनाएं राज्य से कहां भेजी थी? बाहर। एग्जाम में पूछता है कि राजस्थान की रियासत का वो कौन सा राजा था जिसने क्रांति में अंग्रेजों की हेल्प के लिए राजस्थान से भी बाहर अपनी सेनाएं भेज दी? तो राजस्थान से बाहर सेना भेजी कहां के आदमी ने? बीकानेर। और बीकानेर का राजा कौन? तो बीकानेर के राजा का नाम क्या था? सरदार सिंह। अगर अपन बात करें किस रियासत की, भरतपुर, तो क्रांति में भरतपुर के राजा कौन थे? तो भरतपुर का राजा कौन था? जसवंत सिंह। इनको इसलिए याद रखना है कि क्रांति के समय ये व्यक्ति क्या था? नाबालिग, मतलब अल्पायु थे। क्रांति में किस रियासत का राजा नाबालिग था? भरतपुर। भरतपुर का राजा कौन बताना है? तो नाम उनका क्या था? जसवंत सिंह। क्लियर। अगर अपन बात करें किस रियासत की, टोंक, तो क्रांति में टोंक, देखो टोंक में राजा नहीं होते हैं, टोंक में कौन होते हैं? नवाब। और टोंक के नवाब कौन? तो आप बताओगे कि टोंक के नवाब कौन थे? तो नाम उनका क्या बताना? वजीर-उल-दौला। टोंक राजस्थान की, टोंक के बारे में याद रखना है कि ये हमारे राजस्थान की एकमात्र, टोंक हमारे राजस्थान की एकमात्र क्या थी? मुस्लिम रियासत। टोंक हमारे राजस्थान की एकमात्र क्या थी? मुस्लिम रियासत। और इस मुस्लिम रियासत की स्थापना जो है, इस मुस्लिम रियासत की स्थापना 1817 ईस्वी किसने की थी? तो आप बताओगे कि इस मुस्लिम रियासत की स्थापना 1817 ईस्वी किसने की थी? अमीर खां पिंडारी। राजस्थान में 19 रियासतें हैं, 19 रियासतों में इकलौती मुस्लिम रियासत, और मुस्लिम रियासत का नाम क्या है? टोंक। और टोंक रियासत का संस्थापक कौन था? तो आपको नाम बताना है क्या? अमीर खां पिंडारी। ठीक है। अब यहां से आगे क्या है? तो हमें पूछे राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कहां हुई? अपने को एग्जाम में पूछे कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां हुई, तो आप बताना कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां हुई थी। तो आप बताओगे कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति हुई किस छावनी में? नसीराबाद छावनी में। और किस दिन? तो आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति नसीराबाद छावनी में हुई थी। कब? 28 मई 1857 को राजस्थान में सबसे पहले क्रांति हुई किस छावनी में? तो आप बताना नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी में क्रांति कब हुई? 28 मई 1857। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि जब नसीराबाद में क्रांति हुई, जब नसीराबाद में क्या हुआ? विद्रोह, तो हमने 2 अधिकारियों की हत्या की। तो एक अधिकारी का नाम क्या था? स्पोटिस। और एक अधिकारी का नाम क्या था? न्यूबरी। ये 2 अंग्रेजों के नाम है। तो स्पोटिस और न्यूबरी की हत्या, स्पोटिस और न्यूबरी की हत्या हमने कहाँ की? तो स्पोटिस और न्यूबरी की हत्या हमने कहाँ की थी? नसीराबाद। इसके अलावा
इस नसीराबाद छावनी के बारे में क्या है, तो नसीराबाद छावनी वालों ने क्या दिया, एक नारा। नसीराबाद छावनी वालों ने क्या दिया था, एक नारा। क्या दिया था, तो इनका नारा केवल क्या था, चलो दिल्ली। चलो दिल्ली किस सैनिक छावनी का नारा था, तो आपको पूछे तो आप बताना चलो दिल्ली हमारी किस सैनिक छावनी का नारा है, नसीराबाद। और नसीराबाद राजस्थान में क्रांति का पहला स्थान, जहां क्रांति कब हुई, 28 मई 1857। एक चीज और याद रखनी, क्या याद रखना है कि यहां पे कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी, नसीराबाद के अंदर कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी, ये पूछेगा। नसीराबाद के अंदर किस बटालियन ने विद्रोह किया, तो आपको एक नंबर याद रखना है। कितना नंबर याद रखना, 15 के नसीराबाद के अंदर 15वीं किसने विद्रोह किया था, NI। अब N से मीनिंग क्या है, तो N से मीनिंग क्या है, नेटिव, और I से मीनिंग क्या है, तो आप बताना कि I से मीनिंग क्या है, इन्फेंट्री। तो नसीराबाद के अंदर विद्रोह करने वाली सैनिक टुकड़ी का नंबर कितना था, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। नसीराबाद छावनी का नारा क्या था, चलो दिल्ली। और नसीराबाद क्रांति का पहला क्या था, स्थान था। अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन बनता है, नसीराबाद छावनी की घटनाओं का वर्णन। एक क्वेश्चन बनेगा कि नसीराबाद छावनी की घटनाओं का वर्णन हमें किस बुक में मिलता है, तो एक किताब का नाम क्या है, राजपुताना म्यूटिनी, या इसी किताब को लिख देते हैं किस नाम से भी, म्यूटिनीज इन राजपुताना। दोनों एक ही किताब का नाम है, आप इसे चाहो तो राजपुताना म्यूटिनी लिखो या इसको म्यूटिनीज इन राजपुताना लिखो, एक ही किताब का नाम है। और इस किताब का लेखक कौन है, तो इस किताब का लेखक एक अंग्रेज अधिकारी था जो इसी छावनी में काम करता था, और नाम उसका क्या था, प्रिचार्ड। इस प्रिचार्ड ने किताब लिखी थी राजपुताना म्यूटिनीज, और इसी राजपुताना म्यूटिनीज में किस छावनी की घटनाओं का वर्णन है, आप लोगों का उत्तर होना चाहिए किस छावनी घटनाओं का वर्णन है, नसीराबाद। ठीक है, अब यहां से बात करें अपन आगे किस छावनी की, तो एरिनपुरा। देखो एरिनपुरा आता है पाली में, एरिनपुरा भी छावनी है। एरिनपुरा कहाँ आता है, पाली में, एरिनपुरा छावनी है। तो पहला काम कि एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ, तो आप बताओगे कि एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ था, 21 अगस्त 1857। अब एरिनपुरा में कौन सी बटालियन तैनात थी, तो आपको पूछे तो आप बताना कि एरिनपुरा में जो बटालियन तैनात थी उस बटालियन का नाम आपके लिए क्या था, जोधपुर लीजियन सेना। और इसी जोधपुर लीजियन सेना में क्या हुआ, विद्रोह, और विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हमारे 3 बंधु थे। कौन कौन, तो एक बंधु का नाम क्या था, तिलक राम। एक बंधु का नाम क्या था, तो एक बंधु का नाम याद रखना है आपको क्या, शीतल प्रसाद। और एक आदमी का नाम याद रखना है आपको क्या, मोती खां। तो तिलक राम, शीतल प्रसाद और मोती खां के नेतृत्व में, तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां के नेतृत्व में कहाँ क्रांति हुई थी, एरिनपुरा। और एरिनपुरा में क्रांति कब हुई थी, 21 अगस्त 1857। अब हमारे लिए क्या है कि 3 लोगों ने क्रांति की और एरिनपुरा छावनी वालों ने भी अपना क्या दिया, एक नारा। अब एरिनपुरा छावनी का नारा क्या था, तो आप सुन लीजिए कि इनका नारा था क्या, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। देखो एग्जाम में 2 बातें हो गई कि केवल चलो दिल्ली पूछे तो हमारी किस छावनी का नारा, तो चलो दिल्ली पूछे तो हमारा नारा है वो नसीराबाद छावनी का। लेकिन पूछे कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस छावनी का नारा था, तो आप बता देना कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस छावनी का नारा था, एरिनपुरा छावनी का नारा था। फिरंगी में ना होता है अंग्रेज होता है, क्लियर। अब यहां से आगे क्या है, तो जो एरिनपुरा के सैनिक जो थे, एरिनपुरा के सैनिक जो है वो किस, कहाँ, अउवा। अउवा जगह का नाम है पाली, बचपन से हमें ये जगह आती है। और एरिनपुरा के सैनिक जो है वो किससे मिल जाते हैं, अउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से मिल जाते हैं। देखो क्या है कि आप इनको कुशाल सिंह लिखो, चाहे तो आप इनको क्या भी लिख सकते हो, खुशाल सिंह। एक ही व्यक्ति का नाम है, आप इन्हें चाहे कुशाल सिंह को चाहे खुशाल सिंह। और ये कहाँ के ठाकुर थे, तो आप बताना कहाँ के ठाकुर थे, अउवा के क्या थे, ये ठाकुर थे। अब हमारे लिए क्या है कि एरिनपुरा के सैनिक जो थे वो अउवा के ठाकुर किससे मिल गए, कुशाल सिंह से। और यहाँ पे कितने युद्ध हुए थे, 2 युद्ध। अब पहला युद्ध जो यहाँ पे लड़ा गया वो था अउवा, या उसको बोला गया कौन सा युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। आप इसे चाहो तो अउवा का युद्ध भी कह सकते हैं, या इसे क्या भी कह सकते हैं, बिथोड़ा का युद्ध भी कह सकते हैं। तो अउवा का युद्ध कब हुआ, तो आप बताना कि अउवा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ, अउवा। अउवा के युद्ध को क्या भी कहा जाता है, बिथोड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। अब हमारे लिए क्या है, इस युद्ध में हमारी टीम के कैप्टन कौन थे, कुशाल सिंह।
और कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को क्या किया, पराजित। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किस अधिकारी के हाथ में था? तो एक अधिकारी का नाम आपको पूछ ले तो आप बताना उस अधिकारी का नाम क्या था। हिटकोट। यानी जब एरिनपुरा छावनी के सैनिक अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से मिल गए तो उन्होंने 2 लड़ाइयां बड़ी लड़ी। तो एक लड़ाई का नाम तो हमारे पास आ गया बिथोड़ा या अहुआ का युद्ध, कब? 8 सितंबर 1857, और जिसमें कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को क्या कर दिया, पराजित। और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था अंग्रेजों का? हिटकोट हार गया। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे सेकंड युद्ध इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड युद्ध जो है उस युद्ध का नाम हमारे लिए क्या है? चेलावास, या इसी को इतिहास में क्या कहा गया है? तो इसी को इतिहास में क्या कहा गया? काले गोरों का युद्ध। ये चेलावास या काले गोरों का युद्ध कब हुआ? तो आपको पूछ ले तो आप बताना कि चेलावास या काले गोरों का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857। चेलावास या काले गोरों का युद्ध। और इस युद्ध में भी क्या है? तो इस युद्ध में भी कौन जीते? तो इस युद्ध में भी हमारे कुशाल सिंह जी की क्या हो गई? विजय। चेलावास का युद्ध बड़ा स्पेशल नाम वाला है कि उसे काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। और कब हुआ? 18 सितंबर 1857। और इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की क्या हुई? विजय हुई। और इस युद्ध में है क्या? तो इस युद्ध के बाद किसका सिर काट दिया गया? तो इस युद्ध के बाद किसका सिर कलम कर दिया गया? मैकमोहन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है। तो एग्जाम में पूछेगा कि भाई इस मैकमोहन का क्या काटा गया? इस मैकमोहन का सिर काटकर कहां टांग दिया गया? तो मैकमोहन का सिर काट के कहां टांग दिया गया? अहुआ के किले पर। क्रांति के दौरान किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर अहुआ के किले पे टांगा गया? मैकमोहन। और मैकमोहन कहां का पॉलिटिकल एजेंट था? जोधपुर। चेलावास के युद्ध का एक स्पेशल नाम है क्या? काले गोरे या गोरे काले को तो भी एक ही बात है। और कब हुआ? 18 सितंबर 1857। और यहाँ पे क्या था? जब मैकमोहन का सिर काटा गया तो यहाँ पे क्या बजाया गया था? एक वाद्य यंत्र। और उस वाद्य यंत्र का नाम क्या था? तो जब इसके सिर काटा गया तो यहाँ पे अहुआ में कौन सा वाद्य यंत्र बज रहा था? तो एक वाद्य यंत्र का नाम क्या याद रखना है? नौबत। अब यहाँ से आगे क्या है कि इतनी बड़ी घटना के बाद अंग्रेज किसके पीछे पड़ गए? कुशाल सिंह। बड़ी सेना है अंग्रेजों की। कुशाल सिंह वहां से भागते हैं। और जब कुशाल सिंह भाग रहे थे तो कुशाल सिंह को 2 बड़े लोगों ने क्या दी थी? शरण। ये यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब अंग्रेजों से बच के कुशाल सिंह भाग रहे थे तो किन 2 लोगों बड़े ने शरण दी? तो कुशाल सिंह को सबसे पहले शरण दी गई कहां के ठाकुर ने? तो एक जगह का नाम हमारे लिए क्या है? कोठारिया। कोठारिया आता है राजसमंद नाथद्वारा के पास में। और कोठारिया के किस ठाकुर ने इनको शरण दी? तो उनका नाम क्या था? जोध सिंह। जब कुशाल सिंह अंग्रेजों से बच के भाग रहे थे तो कोठारिया के किस ठाकुर ने उनको छिपाया था? तो कोठारिया के ठाकुर का नाम क्या था? जोध सिंह। और कोठारिया के बाद उनको कहां के ठाकुर ने भी शरण दी? सलुम्बर। और सलुम्बर के ठाकुर कौन थे? तो आप बताओगे कि सलुम्बर के ठाकुर जिनका नाम क्या था? केसरी सिंह। दोनों के ही नाम एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए। एग्जाम में पूछता है जब कुशाल सिंह भाग रहे थे तो कोठारिया के किस ठाकुर ने उनको शरण दी? तो कोठारिया के ठाकुर कौन थे? जोध सिंह। और सलुम्बर के किसने छिपाया था? केसरी सिंह। और याद रखना कि कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? तो आप बताओगे कि कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? टेलर आयोग। और टेलर आयोग तो कुशाल सिंह को क्या साबित कर देता है? निर्दोष। कुशाल सिंह के कारनामों की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? तो कुशाल सिंह के कारनामों की जांच के लिए कौन सा आयोग बना? टेलर आयोग। और टेलर आयोग कुशाल सिंह को क्या साबित कर देता है? कि वो तो क्या है? निर्दोष। और सबसे खास लास्ट कि 1854 कुशाल सिंह की मृत्यु कहाँ हो गई? तो कुशाल सिंह की मृत्यु कहाँ हो जाती है? उदयपुर। कुशाल सिंह की मृत्यु कहाँ हो जाती है? उदयपुर। अब देखो क्या है कि इस घटनाक्रम के बीच में एक नाम आता है और इस घटनाक्रम के बीच में एक माताजी का नाम आता है सुगाली माता। और सुगाली माता जो है इनकी मूर्ति कहाँ थी? अहुआ। कहते हैं 10 तो सिर है 54 हाथ है। 10 सिर 54 हाथ वाली माता का नाम क्या था? सुगाली माता। इनको कहा जाता है क्रांति की माता। कि 18 शतकाम की क्रांति की माता कौन थी? सुगाली माता, जिनके 10 सिर और 54 क्या थे? हाथ। तो सुगाली माता की मूर्ति यहां से एक आदमी कहां ले गया था क्रांति के दौरान? अहुआ से अजमेर। और कौन सा आदमी अहुआ से अजमेर ले गया था? तो एक अधिकारी का नाम याद रखना है कि उस अधिकारी का नाम था क्या? कैप्टन होम्स। कि कैप्टन होम्स जो था वो सुगाली माता की मूर्ति अहुआ से कहां लेके गया था? अजमेर। अब यहां से आगे क्या है? अगर अपन बात करें कहां की क्रांति की? नीमच की क्रांति। तो
तो नीमच में क्रांति कब हुई, तो आपको कोई पूछे तो नीमच में क्रांति हुई थी कब, 3 जून 1857। और कहते हैं कि यहाँ पे क्या था एक कारण, और यहाँ पे हमारे सैनिकों के द्वारा एक शपथ का विद्रोह किया गया, और किस सैनिक ने उस शपथ का विरोध किया, तो उसका नाम क्या था, मोहम्मद अली बेग। यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी हमारे सैनिकों को एक शपथ दिलवा रहा था, कह रहा था कि तुम कुरान और गंगा की कसम खाओ कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। तो उस शपथ का विरोध किया था किस व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, मोहम्मद अली बेग। जब हमने यहाँ विद्रोह किया तो नीमच में हमारे विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था, तो नीमच में हमारे विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था, हीरा सिंह। यानी हमने नीमच में क्रांति की थी किसके नेतृत्व में, हीरा सिंह के नेतृत्व में हमने क्या की थी, क्रांति की थी। अब जब हमने क्रांति की तो इस नीमच से कितने लोग भागे, तो नीमच से कितने लोग भागे, 40 अंग्रेज यहाँ से क्या होते हैं, भागते हैं। और जब यहाँ से 40 अंग्रेज भाग रहे थे तो सबसे पहले कौन से गांव में पहुंचे, जो चित्तौड़ के अंदर कौन सा गांव था, डुंगला गांव। और डुंगला गांव में एक किसान का नाम क्या था, रुंगाराम। और रुंगाराम ने इन 40 अंग्रेजों को अपने यहाँ क्या दे दी, शरण। जब नीमच में हमारे लोगों ने क्रांति कर दी, हमारे लोगों ने कहाँ अधिकार कर लिया, नीमच से कितने लोग भाग रहे हैं, 40 लोग। जब यहाँ अंग्रेज भागे तो किस गांव में छिपे, डुंगला गांव। डुंगला गांव में किसने शरण दी, रुंगाराम। लेकिन इन्हीं 40 लोगों को मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह, इन्हीं 40 लोगों को मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह ने उदयपुर में कहां शरण दी थी, तो आप बताओगे कि उदयपुर में पिछोला में बना हुआ जग मंदिर। यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नीमच से जो 40 अंग्रेज भागे थे उनको उदयपुर में हमारे मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह ने कहां छिपाया था, तो उदयपुर में पिछोला के अंदर कहां छिपाया गया था, तो आप बताओगे कि स्वरूप सिंह ने उनको उदयपुर के जग मंदिर में क्या दी थी, शरण। कौन से लोग, जो 40 अंग्रेज कहां भागे थे, नीमच से, कहां छिपे थे, डुंगला में। और उन्हीं लोगों को उदयपुर में स्वरूप सिंह ने कहां छिपाया, उदयपुर के जग मंदिर में छिपाया था। क्लियर। अगर अपन बात करें कहां के विद्रोह की, कोटा के विद्रोह की, तो कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857। कहां क्रांति हुई, कोटा। अब देखो कोटा में क्या है, तो कोटा में जयदयाल, एक आदमी का नाम और याद रख लीजिए, जियालाल, और एक आदमी का नाम याद रखिए, मेहराब खां, कि जयदयाल, जियालाल और मेहराब खां ने यहाँ पे विद्रोह का क्या किया था, तो आप बताओगे कि यहाँ पे विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व। यानी कोटा के अंदर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे, जयदयाल था, जियालाल था, और एक का नाम क्या था, मेहराब खां। अब यहाँ पे देखो है क्या, तो एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में, जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में कहाँ क्रांति हुई थी, तो आप लोग बताना कि जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति हुई थी कहाँ, कोटा में 15 अक्टूबर 1857। और यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसका नाम क्या था, बर्टन। कोटा का पीएजी कौन था, बर्टन। तो यहाँ पे बर्टन का सिर काटकर हमने क्या किया, कोटा शहर में क्या किया, घुमाया। एक तो मेक मौसन का सिर औवा के किले पे टांगा था, जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। और किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर किसी शहर में घुमाया गया, तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, बर्टन, जिसका सिर हमने कहाँ घुमाया, कोटा शहर में। और बर्टन के अलावा यहाँ पे एक डॉक्टर को भी मारा गया, और उस डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर शेल्टर कोटम की भी हमारे लोगों ने क्या कर दी, यहाँ पे हत्या। डॉक्टर शेल्टर कोटम को भी कहाँ मारा गया, तो आप बताओगे कि वो जगह आपके लिए कौन सी थी, कोटा। और इस समय कोटा का राजा जो था वो कौन था, राम सिंह सेकिन। और इस राम सिंह सेकिन को हमारे लोगों ने महलों में ही क्या कर दिया था, नजरबंद। ये भी एग्जाम में पूछेगा कि क्रांति में किस राजा को उसके ही महलों में नजरबंद कर दिया गया, क्रांति में किस राजा को उसके महलों में नजरबंद कर दिया गया, तो वो कोटा। और कोटा के राजा कौन थे, तो उसका नाम बताना है कि उसके नाम थे राम सिंह द्वितीय। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, एक लाइन याद रखनी है, क्या याद रखना है कि क्रांति के समय कोटा शासक राम सिंह सेकिन की तोपों की सलामी, कोटा शासक राम सिंह सेकिन की तोपों की सलामी क्या कर दी गई थी, घटा दी गई थी। यानी एग्जाम में पूछेगा कि किस क्रांति में कहाँ के शासक की अंग्रेजों ने तोपों की सलामी घटा दी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि क्रांति में कहाँ के राजा की अंग्रेजों ने तोपों की सलामी घटा दी, तो कोटा का शासक कौन था, राम सिंह सेकिन। लेकिन किसी की तोपों की सलामी
किसी की तोपों की सलामी क्या कर दी थी? तो किसी की तोपों की सलामी क्या कर दी थी? बढ़ाई थी। तो बढ़ाई कहाँ की थी? तो आप बताओगे कि किसकी बढ़ाई थी? करौली। और करौली का राजा कौन? तो आप बताओगे कि करौली के राजा का नाम क्या था? मदनपाल। यहाँ याद रखना कि क्रांति के समय कोटा शासक राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी घटा दी गई और बढ़ा किसकी दी? तो आप बताना करौली के राजा मदनपाल, क्योंकि इनके बारे में कहा गया कि अंग्रेजों ने जब कोटा अधिकार किया तो इन्होंने कोटा अधिकार करने पर अंग्रेजों का क्या किया था? सहयोग। और करौली के राजा कौन थे? वो मदनपाल थे। क्लियर? इसके अलावा और क्या याद रखना है? तो कुछ कोटा के विद्रोह की क्या है? विशेषताएं। कोटा के विद्रोह की क्या है? विशेषताएं। तो एक विशेषता तो यह है कि कोटा का विद्रोह राजस्थान में हुआ, क्या था? अंतिम विद्रोह। ठीक है। इसके अलावा कोटा के विद्रोह की और क्या विशेषता है? तो कोटा के विद्रोह को कहा जाता है क्या? जनमानस का विद्रोह। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक कहाँ क्रांति चलती रही? तो राजस्थान में सर्वाधिक समय तक कहाँ क्रांति चलती रही थी? कोटा में। यानी वो शहर जिसको क्रांतिकारियों ने सर्वाधिक अपने नियंत्रण पे रखा था, वो शहर आपके लिए कौन सा होगा? तो वो शहर आपके लिए कौन सा होगा? कोटा। और इसके अलावा कोटा वो भी है जहां सर्वाधिक भीषण विद्रोह, राजस्थान की क्रांति में सबसे भीषण विद्रोह कहाँ हुआ? तो राजस्थान की क्रांति में सबसे भीषण विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो जगह भी आपके लिए कौन सी होगी? कोटा। यानी क्या है? राजस्थान में वो अंतिम विद्रोह, जनमानस का विद्रोह, सर्वाधिक भीषण विद्रोह और सर्वाधिक समय तक क्रांति हमारे लिए कहाँ चली है? तो ये सब चीजें कहाँ हुई है? कोटा की क्रांति में। क्लियर? अगर अपन बात करें कहाँ के विद्रोह की? जयपुर। तो जयपुर के विद्रोह में एक तो याद रखना कि जयपुर क्रांति में विद्रोह का क्या नहीं था? केंद्र नहीं था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई निम्न में से कौन सा स्थान जयपुर में क्रांति का केंद्र नहीं था? तो आप बताना कि राजस्थान में कौन सा स्थान क्रांति का केंद्र नहीं रहा है? तो आप बताओगे कि वो स्थान आपके लिए कौन सा होगा? जयपुर। और जयपुर में कुछ क्रांतिकारी थे। जयपुर के क्रांतिकारियों के नाम क्या थे? तो एक का नाम बताना है उस्मान खां, एक का नाम क्या बताना है? सादुल्ला खां, और एक आदमी का नाम आपको क्या बताना है? विलायत खां। यानी उस्मान खां, सादुल्ला खां और विलायत खां, तीन क्रांतिकारी कहाँ के? जयपुर के। इन्होंने प्लानिंग बनाई लेकिन क्रांति नहीं कर सके थे। और जयपुर क्रांति में विद्रोह का केंद्र नहीं था। यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। और इस समय जयपुर का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। कोटा में भी था लेकिन ये जयपुर का राजा राम सिंह सेकंड है। तो राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों के सहयोग के लिए उपाधि दी गई। राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों के सहयोग के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो एक उपाधि कौन सी थी? सितारे हिंद। ये सितारे हिंद की उपाधि क्रांति में अंग्रेजों के सहयोग के लिए कहाँ के राजा को मिली? जयपुर। जयपुर का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। क्लियर? इसके अलावा एक नाम आपको ऐसा याद रखना है, क्या याद रखना है? अमरचंद बाठिया। देखो इनको याद क्यों रखना है? क्योंकि ये रहने वाले कहाँ के थे? तो इनका बीकानेर, लेकिन ये कार्य कौन सा करते थे? मुनिम का। और ये मुनिम का कार्य कहाँ करते थे? ग्वालियर। अमरचंद बाठिया बड़े फेमस है क्रांति में, अपने बीकानेर निवासी थे लेकिन इनकी नौकरी कहाँ थी? ग्वालियर में। एक तो इनको कहा जाता है कि ये हमारे क्रांति के क्या थे? भामाशाह। क्रांति के भामाशाह किसे कहते हैं? तो क्रांति का भामाशाह कहते हैं अमरचंद बाठिया को। और इसके अलावा क्या है? तो इसके अलावा इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहलाते हैं राजस्थान के मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे। और क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? तो अमरचंद बाठिया। देखो भामाशाह इसलिए क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता दी थी जिसमें तात्या टोपे और झांसी की रानी भी शामिल थे। और ये राजस्थान का मंगल पांडे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जो क्रांति में क्या हुए थे? शहीद। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जो क्रांति में शहीद हुए थे उनका नाम क्या था? अमरचंद बाठिया। इसलिए इनको कहा जाता है क्या? कि ये राजस्थान के मंगल पांडे कहलाते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर अपन बात कर रहे हैं किन की, तो नाम उनका क्या है? सूर्यमल मिशन। तो सूर्यमल मिशन के बारे में क्या है? तो ये बूंदी के राजा राम सिंह के क्या थे? दरबारी। ये बूंदी के राजा राम सिंह के क्या थे? दरबारी। और इनके बारे में खास क्या है? तो इनकी एक उपाधि भी है। और इनकी उपाधि कौन सी है? तो इनकी उपाधि क्या है?
वीर रसावतार, क्योंकि वीर रस की कविताएं लिखते थे। और इनके बारे में याद क्या रखना है कि इनकी दो रचनाएं बड़ी फेमस है। एक तो रचना इनकी क्या है, वीर सतसई, और एक रचना इनकी क्या है, तो इनकी क्या है, वंश भास्कर। ये वंश भास्कर, वीर सतसई किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्र। और इनको इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि क्रांति का पहला वर्णन, सबसे पहले क्रांति का जिक्र सबसे पहले अपनी रचना में करने वाले, क्रांति का जिक्र सबसे पहले अपनी रचना में करने वाले कौन थे, सूर्यमल मिश्र। और इन्होंने किस रचना में तो सबसे पहले क्रांति का वर्णन किया, तो वो रचना आपके लिए कौन सी होगी, वीर सतसई। क्लियर। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो दो सैनिक छावनियां ऐसी है, एक तो है ब्यावर और एक सैनिक छावनी कौन सी थी, खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा ऐसी दो सैनिक छावनियां हैं जिन्होंने क्रांति में क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया था। जो 6 सैनिक छावनियां हमारे पास है उनमें से किन दो सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था, तो एक तो ब्यावर थी और एक कौन सी थी, खेरवाड़ा। इसके अलावा एक किताब बड़ी फेमस है, ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 1857 की क्रांति में राजस्थान की भूमिका, ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857। और इस किताब का लेखक कौन है, एग्जाम में आता है। तो आप बताओगे कि इस किताब के लेखक कौन है, तो कभी एग्जाम में आ जाए तो आप बता देना कि इस किताब के लेखक कौन है, तो आपको नाम बताना किसका, नाथूराम खड़गावत, जो इस किताब के क्या है, लेखक। और आपको एक नाम याद रखना है, और क्या याद रखना है, तो वो नाम आपके लिए क्या होगा, तात्या टोपे। मतलब इनके बारे में होगा कि ये एकमात्र राष्ट्रीय स्तर के क्या थे, क्रांतिकारी। ये एकमात्र राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी थे जिन्होंने राजस्थान की क्रांति में क्या दिया था, योगदान। और ये आदमी राजस्थान की क्रांति में पहली बार कब प्रवेश करता है, तो आप बताना कि ये पहली बार प्रवेश करते हैं राजस्थान की क्रांति में कब, 8 अगस्त 1857। राजस्थान की क्रांति में पहली बार किनका प्रवेश हुआ, तात्या टोपे रहने वाले थे ग्वालियर के, और ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के क्रांति के नेता थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र राष्ट्रीय स्तर के नेता जिन्होंने राजस्थान की क्रांति में अपना योगदान दिया, तात्या टोपे। और तात्या टोपे 8 अगस्त 1857 को राजस्थान में पहली बार कहां से प्रवेश करते हैं, तो ये प्रवेश करते हैं कहां से, भीलवाड़ा से। क्लियर। और सेकंड बार प्रवेश की डेट एग्जाम में आती है, तो ये सेकंड बार कब प्रवेश करते हैं, तो आप बताना कि सेकंड बार प्रवेश करते हैं ये कब, तो वो डेट होगी 11 दिसंबर 1857। और सेकंड बार प्रवेश किया इन्होंने कहां से, तो सेकंड बार प्रवेश किया था इन्होंने कहां से, बांसवाड़ा से क्या किया था, प्रवेश किया था। यानी तात्या टोपे पहली बार प्रवेश करते हैं भीलवाड़ा से, सेकंड बार करते हैं बांसवाड़ा से। पहली बार किया था 8 अगस्त 1857 और सेकंड बार कब किया था, 11 दिसंबर 1857 को इन्होंने क्या किया था, प्रवेश किया था। और कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह ने किसको भी शरण दी थी, तो आप बताओगे कि तात्या टोपे को भी क्या दी थी, शरण। कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह ने एक तो इससे पहले कुशाल सिंह को छिपाया, और तात्या टोपे को भी शरण देने वाले कौन थे, जोत सिंह। एग्जाम में जितना आ सकता है मैंने बड़े तौर पे ऊपर से पढ़ा ले। यहां से अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपके एक टॉपिक ऐसा भी है, राजस्थान का क्या है, एकीकरण। देखो एकीकरण के बारे में क्या है, तो राजस्थान के एकीकरण में समय कितना लगा, तो आप बताओगे 8 वर्ष 7 माह और कितने दिन का समय लगा, 14 दिन। क्लियर। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण में क्या है, तो कितनी रियासतें थी, 19 रियासतों के अलावा 3 क्या थे, ठिकाने। और 3 ठिकानों के अलावा एक हमारे पास क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासत, 3 ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश। और इन सबको जोड़ के हम लोगों ने क्या बनाया था, हमारा राजस्थान। अब 3 ठिकाने कौन से, तो एक था लावा, एक कौन सा था, कुशलगढ़, और एक ठिकाना कौन सा था, निमराना। निमराना कहाँ आता है, अलवर। कुशलगढ़ कहाँ आता है, बांसवाड़ा। लावा कहाँ आता है, टोंक। लेकिन उस समय ये किस रियासत का हिस्सा था, तो उस समय किस रियासत का हिस्सा था, जयपुर। और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है
वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। और राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण थे? 7 चरण। यानी हमारा राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में। इसके कितने चरण थे? 7 चरण। कितनी रियासतें थी मिलाई थी? 19। कितने ठिकाने मिलाए? 3। और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम क्या था? अजमेर, मेरवाड़ा। और हमारे लिए क्या है कि हमें पूछे कि राजस्थान के एकीकरण के जनक कौन थे, तो आप बताना कि राजस्थान के एकीकरण के जनक कौन, तो आपको नाम बताना है सरदार पटेल। राजस्थान के एकीकरण के क्या थे? जनक। ठीक है। इसके अलावा आपको पूछे कि भरतपुर और धौलपुर रियासतें किसमें मिलना चाहती थी? तो ये वो 2 रियासतें थी जो कहते हैं कि हम भाषा के आधार पर किसमें शामिल होना चाहते हैं? यूपी में। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि इस समय जोधपुर शासक कौन थे, तो जोधपुर शासक कौन थे? हनुमान सिंह। ये कहते हैं कि भाई मैं कहाँ शामिल होना चाहता हूँ, तो इनकी जिद थी कि भाई हम कहाँ शामिल होंगे? पाकिस्तान के अंदर क्या होंगे? शामिल होंगे। इसके अलावा आप पूछे कि एकीकरण के, राजस्थान का एकीकरण का क्या था? विलय पत्र मतलब फार्म है, राजाओं को सहमति देनी थी कि आप राजस्थान में मिलना चाहते हो, यस और नो। तो राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो आपको पूछे कि एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? बीकानेर। और इस समय बीकानेर का राजा कौन था? तो आपको पूछ रहे तो आप बताना कि इस समय बीकानेर का राजा कौन था? शार्दुल सिंह। क्लियर। और अंतिम रियासत हस्ताक्षर करने वाली, राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर अंतिम रियासत हस्ताक्षर करने वाली कौन सी थी? तो आप बताओगे कि वो रियासत थी धौलपुर। और इस समय धौलपुर का राजा कौन था? तो आपको बताना है कि इस समय धौलपुर का राजा कौन था, तो उसका नाम बताना है उदयभान सिंह। यानी एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत बीकानेर का राजा शार्दुल सिंह, और अंतिम रियासत हस्ताक्षर करने वाली धौलपुर का राजा कौन था? उदयभान सिंह। कौन सी रियासत पाकिस्तान में जाना जाती थी? जोधपुर राजा था हनुमान सिंह। कौन सी 2 रियासतें भाषा के आधार पर यूपी में जाने की जिद करती है? भरतपुर और धौलपुर। राजस्थान के एकीकरण के जनक कौन थे? सरदार पटेल। अब यहाँ पे क्या है, एक ये पूछते हैं कि देसी रियासत परिषद, या इसको आप कह सकते हो क्या, देसी रियासत सचिवालय का गठन कब हुआ? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि देसी रियासत परिषद या देसी रियासत सचिवालय का गठन कब हुआ? डेट एग्जाम में आती है। तो आप लोग बताना कि इसका गठन हुआ था कब? 5 जुलाई 1947 के देसी रियासत परिषद या देसी रियासत सचिवालय का गठन हुआ था 5 जुलाई 1947। और इस संगठन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस संगठन के अध्यक्ष थे कौन? सरदार पटेल। और ये कहते हैं कि भाई हमारी नजर में वो ही रियासतें क्या रह सकती है? स्वतंत्र, जो हमारी क्या पूरी करती हो? शर्त। तो इन्होंने एक शर्त रखी कि जिस रियासत में 10 लाख जनसंख्या क्या करती हो? निवास। और ये कहते हैं कि उस रियासत की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। यानी ये जो देसी रियासत सचिवालय ये कहती है कि अगर किसी रियासत में 10 लाख जनसंख्या है और वार्षिक आय उनकी 1 करोड़ है, वो चाहे तो राजस्थान में रह के वो रियासत अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। शर्तें थी। अब ये 4 रियासतें कौन सी थी? 4 रियासतें कौन सी थी जो ये शर्तें क्या करती थी? पूर्ण। तो आप बताओगे कि एक रियासत कौन सी थी? मेवाड़। और इस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? भोपाल सिंह। एक करती थी जोधपुर, और इस समय जोधपुर के राजा कौन थे? हनुमान सिंह। एक ये शर्त पूरी करती थी कौन? बीकानेर। और इस समय बीकानेर के राजा कौन थे? शार्दुल सिंह। और ये शर्त पूरी कर रही थी एक जयपुर। और इस समय जयपुर का राजा कौन था? तो मान सिंह सेकंड। यानी इस परिषद ने 2 शर्तें रख दी कि वही रियासत हमारी नजर में स्वतंत्र रह सकती है जिसमें 10 लाख जनसंख्या हो, वार्षिक आय 1 करोड़। तो हमारे पास 4 ही रियासतें ऐसी थी जो ये शर्तें पूरी कर रही थी। मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह, जोधपुर के हनुमान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, और जयपुर के कौन थे? तो जयपुर के थे मान सिंह द्वितीय। अब यहाँ से आगे क्या है? तो राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों को कैसे याद रखना है? तो आपको एक लाइन याद रखनी है, आपको एक लाइन याद रखनी है क्या? तो आप बोलोगे मैं जब रोया। ये लाइन क्या है? मैं जब रोया। यानी 1 2 3 4 5 6 7। यानी अपन पढ़ा राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण, तो 7 चरणों के नाम सीक्वेंस से याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है? तो देखो कि यहाँ से एम से मीनिंग आप लोगों के लिए क्या है? मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण क्या था? मत्स्य संघ। ई क्या है?
तो ई से मीनिंग है ईस्ट, ईस्ट यानी कौन सी दिशा? पूर्व। तो हमने नाम निकाल लिया, हमने नाम निकाल लिया क्या? पूर्व राजस्थान संघ। क्लियर? जे, जे का मीनिंग क्या है? ज्वाइंट, ज्वाइंट यानी जुड़ना। हम लोगों ने नाम निकाल लिया क्या? संयुक्त राजस्थान। फिर बी, बिग, बिग माना बड़ा, और बड़े को अच्छी सी हिंदी में क्या लिख दिया? तो वृहद राजस्थान। जे बी दोनों जुड़ेंगे, ज्वाइंट बिग, यानी क्या हो जाएगा? संयुक्त वृहद राजस्थान। आर और डायरेक्ट याद रखो कि इसको क्या बोलेंगे? राजस्थान संघ। और ये वाई एक, इसको भी 3 नाम से याद रख सकते हैं, नवीन, वर्तमान, या इसको क्या बोलेंगे अपन? आधुनिक राजस्थान। यानी सातों चरणों के नाम हमें सीक्वेंस से क्या होने चाहिए? याद। और याद रखने का तरीका मैंने आपको एक लाइन के अंदर दे दिया। एक लाइन है मैं, जब, जब, रो, या। तो सातों चरण रटना नहीं है, इनके नाम से ही इनके क्या निकल रहे हैं? मीनिंग निकल रहे हैं। अब इन सब की डेट एग्जाम में पूछते हैं। तो अगर आपको पूछे कि मत्स्य संघ कब बना, तो आप बताना कि मत्स्य संघ बना था 18 मार्च 1948। पूर्व राजस्थान संघ कब बना, तो आप बताओगे कि यह बना था 25 मार्च 1948। क्लियर? अगर आपको पूछे कि संयुक्त राजस्थान कब बना, तो आप बता देना कि यह बना था 18 अप्रैल 1948। वृहद राजस्थान कब बना, तो आप बताना कि यह बना था 30 मार्च 1949। संयुक्त वृहद कब बना था, डेट बतानी है 15 मई 1949। ये कब बना, तो छठा चरण बना था 26 जनवरी 1950। और ये कब बना लास्ट वाला, तो 1 नवंबर 1956। यानी हमारा एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ और खत्म कब हुआ? 1 नवंबर 1956। यानी 7 चरण, उनकी 7 डेट आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अपन अब एक एक बात कर लेते हैं कि हमारा पहला चरण जो है वो कौन सा है? मत्स्य संघ। आपको पूछेगी मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी, तो आप बताना अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD क्या है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इन 4 रियासतों को जोड़ के क्या बनाया गया? मत्स्य संघ। अब एक ठिकाना भी यही मिला था, और ठिकाना कौन सा मिलाया गया, तो ठिकाना कौन सा था? निमराना। एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है? एक तो पूछता है कि इसका राष्ट्र प्रमुख कौन था, तो आप बताना कि इस मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख था कौन? उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह कहाँ के व्यक्ति थे? धौलपुर के। पूछे कि भाई इस चरण का एक व्यक्ति क्या था? प्रधानमंत्री। तो आप बता देना कि इस चरण का प्रधानमंत्री कौन था, तो आप नाम बताना शोभाराम कुमावत। और ये शोभाराम कुमावत कहाँ के थे? अलवर के। यहाँ एग्जाम में पूछेगा कि इस चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था, तो आप एक नाम बताना कि इस चरण का उद्घाटनकर्ता था, और उसका नाम क्या बताना? NV गौड़गिल। यानी हमारे लिए क्या है कि मत्स्य संघ बना कब? 18 मार्च 1948। कितनी रियासतें इसमें शामिल हुई, तो आप बताना कि इस चरण में शामिल हुई 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एक ठिकाना कौन सा? निमराना। इस चरण के राष्ट्र प्रमुख का नाम पूछते हैं, तो आप बताना उदयभान सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गौड़गिल। और पूछ ले कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, तो आप बताना कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। और पूछे कि इस चरण का नाम मत्स्य संघ रखा जाएगा, ये नामकरण किसका है, तो आप एक आदमी का नाम बताना कि नामकरण किसने किया था? KM मुंशी ने। तो एक तो यहाँ पे नामकरण करने वाले आदमी का नाम भी आता है कि मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया, तो आप बताना KM मुंशी। उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गौड़गिल। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। राजधानी अलवर। और राष्ट्रप्रमुख किसे बनाया गया? उदयभान सिंह। अगर अपन बात करें सेकंड चरण, तो सेकंड चरण था हमारे लिए क्या? पूर्व राजस्थान संघ। कब बना? 25 मार्च 1948। पूछे कितनी रियासतें थी? 9। कौन कौन सी, तो नाम याद रखने हैं 4 ऐसे: हाड़ौती, वागड़, एक वर्ड याद रखना आपको KPS, और एक याद रखना है नो टोंक। तो हाड़ौती के अंदर क्या क्या था? कोटा, बूंदी, झालावाड़। वागड़ में क्या था, तो आप बताना कि वागड़ में क्या था? डूंगरपुर था, और एक क्या था? बांसवाड़ा। के क्या है? किशनगढ़। पी क्या है? प्रतापगढ़। और एस क्या है? शाहपुरा। टोंक से टोंक। यानी टोटल मिला के कितनी रियासतें होगी? 9। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि पूर्व राजस्थान संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी, तो 4 वर्ड याद रखना है: हाड़ौती, वागड़, KPS, टोंक। हाड़ौती में क्या है? कोटा, बूंदी, झालावाड़। वागड़ में क्या है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। के, किशनगढ़। पी, प्रतापगढ़। एस, शाहपुरा। और टोंक से टोंक। अब यहाँ पे क्या है, एक तो याद रख लो
के राष्ट्रप्रमुख कौन बने थे? भीम सिंह, और भीम सिंह कहाँ के? कोटा के। पूछे कि इस सेकंड चरण में प्रधानमंत्री कौन थे? देखो सब नाम याद रखना मुश्किल है, लेकिन जितना याद उतना रखना कि जो प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? गोकुल लाल असावा। पूछे कि इस चरण की राजधानी क्या थी? तो आप बताना कि राजधानी क्या थी? कोटा। और पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन करता वही आदमी था जो ऊपर था, यानी कौन थे? गॉडगिल। और पूछे कि इस चरण का नाम करता कौन? वही आदमी जो ऊपर थे, और नाम उनका क्या है? के.एम. मुंशी। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि पूर्व राजस्थान संघ में कौन सी रियासत शामिल थी या नहीं थी? तो 9 रियासतें शामिल थी, यानी एकीकरण का ये सबसे बड़ा चरण भी है। 9 रियासत में कौन सी शामिल थी या नहीं थी, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर अपन बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, और कब बना? 18 अप्रैल 1948। कैसे बना? कि पूर्व राजस्थान संघ में क्या मिलाया गया? मेवाड़। जो सेकंड चरण था पूर्व राजस्थान संघ, उसमें क्या मिलाया गया? मेवाड़। तो किसका गठन हो गया? तो क्या बन जाता है? संयुक्त राजस्थान। यानी संयुक्त राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? कि पूर्व राजस्थान संघ में, पूर्व राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत मिला देने से, पूर्व राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत मिलाने से क्या बन जाता है? संयुक्त राजस्थान। अब यहाँ पे क्या है? तो इसका राष्ट्रप्रमुख बनाया गया किनको? भोपाल सिंह। और भोपाल सिंह कहाँ के राजा हैं? तो आप बताओगे कहाँ के राजा हैं? अपने मेवाड़ के। इसके अलावा यहाँ पे उपराष्ट्रप्रमुख कौन थे? तो आप बताना कि इस चरण के उपराष्ट्रप्रमुख बने थे कौन? भीम सिंह। और भीम सिंह कहाँ के राजा? कोटा के। प्रधानमंत्री कौन? तो माणिक्य लाल वर्मा। क्लियर। अगर आपको पूछे कि इस चरण की राजधानी क्या, तो आप बताना कि राजधानी क्या थी? उदयपुर। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे खास पूछेगा, और ये एग्जाम में आता भी है, कि उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो तीसरा, यानी संयुक्त राजस्थान का उद्घाटनकर्ता एग्जाम में आता है। तो आप बताओगे कि राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जी ने इस तीसरे चरण का क्या किया था? उद्घाटन। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मैं पहले मुख्यमंत्री बोल गया था। क्लियर। तो ये एग्जाम में याद रखना है यहाँ पे। और है क्या? तो एक लाइन और याद रखनी है कि मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह जो है, वो शामिल होने से पूर्व कितनी शर्तें रखते हैं? तो शामिल होने से पूर्व कितनी शर्तें रखते हैं? 3। मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह राजस्थान में मिलने से पहले 3 शर्तें रखते हैं। कौन कौन सी? तो एक तो रखते हैं कि संघ की राजधानी क्या रखी जाए? उदयपुर। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी शर्त रखी थी या नहीं रखी थी। तो संघ की राजधानी क्या रखी जाए? उदयपुर। फिर ये भी कहते हैं कि राष्ट्रप्रमुख जो हो वो कहां से हो? मेवाड़ से। मतलब मेवाड़ का राजा ही राष्ट्रप्रमुख बनना चाहिए। और ये कहते हैं कि हमारे को 10 लाख क्या मिलते हैं? प्रिवी पर्स। उसका कितना करो? 20 लाख। तो 3 शर्तें शामिल होने से पहले किसने रखी थी? मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह ने। संघ की राजधानी उदयपुर, राष्ट्रप्रमुख मेवाड़ से, और 10 लाख प्रिवी पर्स कितनी रखी जाए? 20 लाख। ठीक है। अगर अपन बात करें चौथे चरण की, तो चौथा चरण हमारे लिए क्या है? वृहद राजस्थान। 30 मार्च 1949 को बनाया गया क्या? वृहद राजस्थान। अब ये कैसे बना? तो आप देखो कि संयुक्त राजस्थान तो अपने पास था, यानी मैं एक चरण के अंदर दूसरा मिला रहा हूँ, ऑटोमेटिक मिल रहा है। यानी दूसरे में कुछ मिला है तीसरा, तीसरे में कुछ मिला है चौथा, चौथे में कुछ मिला तो पांचवा। तो चौथा चरण बना रहा हूं मैं वृहद राजस्थान, तो मैं किसमें मिला दूंगा? तीसरे में। तीसरे का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान में मैंने क्या क्या जोड़ लिया? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और क्या मिलाया? बीकानेर। मैंने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को किसमें शामिल कर लिया? संयुक्त राजस्थान में। और जब इन सबको मिला दिया तो मैंने बना दिया क्या? तो मैंने निर्माण कर लिया किसका? वृहद राजस्थान का। यानी वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? जब संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतें मिला दी गई तो किसका निर्माण हो गया? वृहद राजस्थान का। अब यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट हुई, महाराष्ट्र प्रमुख। तो आप बताओगे कि महाराष्ट्र प्रमुख की कुर्सी पे कौन बैठे? भोपाल सिंह। यहाँ एग्जाम में पूछेगा कि महाराष्ट्र प्रमुख का पद एकीकरण के कौन से चरण में बनाया गया? तो आप बताना महाराष्ट्र प्रमुख का पद बनाया गया एकीकरण के कौन से चरण में? तो वो चरण था चौथा। और महाराष्ट्र प्रमुख की कुर्सी पे अंतिम समय तक कौन रहेंगे? तो मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्र प्रमुख कौन? तो आप बताओगे मान सिंह सेकंड। इसके अलावा यहाँ पे प्रधानमंत्री, तो आपको नाम बताना है हीरालाल
शास्त्री इस चरण की राजधानी क्या बन चुकी थी? जयपुर। लेकिन सबसे काम याद रखना है कि उद्घाटनकर्ता, तीसरा चरण का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू और चौथे चरण का उद्घाटन करने कौन आ रहे हैं? तो चौथे चरण का उद्घाटन करने कौन आए? सरदार पटेल। तीसरे का किया था जवाहरलाल नेहरू और चौथे का किया था सरदार पटेल ने। अब महाराष्ट्र मुख अंतिम भी यही होता है और अंतिम राष्ट्रमुख, राजस्थान के अंतिम राष्ट्रमुख भी कौन होते हैं? तो आप बताओगे मानसिंह सेकंड। अगर अपन बात करें पांचवें चरण की, तो पांचवा चरण क्या है? संयुक्त वृहद राजस्थान और तारीख हमारे लिए क्या होगी? 15 मई 1949। कैसे बनाना है? पांचवा चरण है तो मैं चौथे में मिलूंगा। चौथे का नाम क्या था? वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान में क्या मिलाया? मत्स्य संघ। और जैसे ही मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया तो मेरे लिए क्या बन गया? संयुक्त वृहद राजस्थान। यानी पांचवा चरण बनाना है तो चौथे में मिलाया। चौथे का नाम था वृहद राजस्थान और वृहद राजस्थान के अंदर मैंने क्या मिलाया? मत्स्य संघ। तो यहां एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कब हुआ? यहां पे दो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कब हुआ? तारीख बताना। 15 मई 1949। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना कि मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कब हुआ? 15 मई 1949। और एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि मत्स्य संघ का विलय किसमें हुआ था? वृहद राजस्थान में। किस कमेटी की सिफारिश पर? तो पांचवें चरण के अंदर एक कमेटी काम आ रही है और उस कमेटी का नाम आपको बताना है शंकर देवराय। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 3। तो दो बातें कि मत्स्य संघ वृहद राजस्थान में कब मिला? 15 मई 1949। और किस कमेटी की सिफारिश में बना? तो शंकर देवराय। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ठीक है। अगर अपन बात करें छठा चरण क्या था? राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? इसमें हुआ क्या कि जो अपन ने पांचवा चरण बनाया संयुक्त वृहद राजस्थान, इस संयुक्त वृहद राजस्थान में हमने किस रियासत का? सिरोही रियासत का क्या किया था? आंशिक विलय। संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही रियासत का क्या किया था? आंशिक विलय। यानी आंशिक विलय का मीनिंग क्या था? आबू देलवाड़ा को छोड़कर। शेष सिरोही का विलय क्या कहलाता है? आंशिक विलय। और जैसे ही संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का आंशिक विलय मतलब आबू देलवाड़ा को छोड़कर, तो हमारे लिए क्या बन गया था? आरओ। यानी क्या बन गया? राजस्थान संघ। अब यहाँ पे याद रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा राज्य जो है वो किस श्रेणी का दर्जा प्राप्त कर लेता है? तो आप बताओगे कि हमारे राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा कब मिला? तो आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी का क्या मिला था? दर्जा। 26 जनवरी 1950 को। अगर अपन बात करें सातवां चरण, तो 3 नाम से याद रखा जाता है: नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। कब बना? 1 नवंबर 1956। यानी कुछ भी नहीं, जो छठा चरण था राजस्थान संघ। तो छठे चरण के अंदर एक तो आप सिरोही का क्या कर दीजिए? पूर्ण विलय। देखो पूर्ण विलय का मीनिंग क्या हो जाएगा? आबू देलवाड़ा सहित। यहां क्वेश्चन बनता है आबू देलवाड़ा को क्या किया गया? शामिल। यहां क्वेश्चन क्या बनेगा कि आबू देलवाड़ा राजस्थान में कब आए? 1 नवंबर 1956। प्लस किसको भी मिला दो इसी चरण में, जो केंद्र शासित था। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। और ये हमारे राजस्थान में किस श्रेणी का दर्जा था इसको? तो सी श्रेणी का दर्जा प्राप्त था। प्लस एक लेन देन, हमारा कौन सा गांव? सिरोंज। ये सिरोंज गांव हमने कहाँ के लोगों को गिफ्ट किया? एमपी। और एमपी से इसके बदले कौन सा गांव राजस्थान में ला है? सुनेल टप्पा। लास्ट में एक लेन देन आई कि सिरोंज राजस्थान का गांव था जिसे मध्य प्रदेश को दिया गया और मध्य प्रदेश वालों से इसके बदले कौन सा गांव लाया गया था राजस्थान में? सुनेल टप्पा लाया गया था। लास्ट वाली लेन देन याद रखनी है कि लास्ट में क्या हो रहा है कि एक तो सिरोही का पूर्ण विलय मतलब आबू देलवाड़ा भी 1 नवंबर 1956 को, अजमेर मेरवाड़ा भी 1 नवंबर 1956 को आ गया और सिरोंज गांव हमने मध्य प्रदेश को दिया, इसके बदले कौन सा गांव लाए? सुनेल टप्पा। और ये सब गतिविधि भी
एक कमेटी की सिफारिश पर हुई थी और उस कमेटी का नाम क्या था? तो आप बताओगे कि उस कमेटी का नाम क्या था? फैजल अली। 5वें चरण में काम आ रही है, मत्स्य संघ को मिला रही है शंकर देव राय कमेटी। 7वें चरण मतलब आबू देलवाड़ा अजमेर मेवाड़ा को मिला रही है कौन सी कमेटी? तो उस कमेटी का नाम क्या था? फैजल अली। या फैजल अली कमेटी के लिए कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आता है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश। दोनों एक ही मीनिंग है, ध्यान रखना, क्योंकि इस समय राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। तो यहां ध्यान रखना कि 7वें चरण के अंदर फैजल अली कमेटी की सिफारिश पर या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। कभी कभी फैजल अली ऑप्शन में आता ही नहीं, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा और अजमेर मेवाड़ा का मिले राजस्थान में, तो भी उत्तर सही है, या यही नाम फैजल अली से दे तो भी उत्तर क्या है? सही है। अब ये 7 चरण अपन ने क्या कर लिए हैं? पढ़ लिया। एक तो कथन पूछता है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा का राजा चंद्रवीर सिंह क्या कहता है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। और इसके अलावा पूछे कि राजस्थान के अंतिम राष्ट्र प्रमुख कौन थे? मानसिंह सेकंड। राजस्थान के प्रथम और अंतिम महाराष्ट्र प्रमुख कौन थे? तो भोपाल सिंह मेवाड़ उनका क्या था? नाम था। ठीक है। अब यहां से एग्जाम में और क्या आ सकता है? तो एक तो याद रखना कि हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो आप बताओगे कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। राजस्थान की नवीन और अंतिम रियासत कौन सी थी? तो आप बताओगे झालावाड़। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? आपको बताना है जोधपुर। और एक और याद रख लो कि जनसंख्या के आधार पर बड़ी रियासत कौन सी थी? तो आप बताओगे कि जनसंख्या के आधार पर बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। यानी राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, नवीन और अंतिम मतलब 19वीं कौन सी थी? झालावाड़। क्षेत्रफल के आधार पर बड़ी जोधपुर और जनसंख्या के आधार पर बड़ी कौन सी थी? तो आपको नाम क्या बताना है? जयपुर आपको नाम बताना है। और एक कथन और आता है कभी कभी एग्जाम में कि जोधपुर के राजा कौन थे? हनुमान सिंह। और हनुमान सिंह जो थे वो वीपी मेनन पर क्या तानते हैं? बंदूक। और बंदूक तानते हुए क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं। ये कथन भी एग्जाम में आता है कि उन्होंने वीपी मेनन पे जोधपुर के राजा हनुमान सिंह ने बंदूक तान दी और क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं। तो दो कथन बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो कहते हैं मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह थे, और मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं, ये कहने वाले कौन थे? तो जोधपुर के राजा हनुमान सिंह। इसके अलावा एकीकरण से पहले राजस्थान यूनियन की योजना किसकी थी? भोपाल सिंह जी की, जो कहां के राजा थे? मेवाड़। मतलब एकीकरण से पहले राजस्थान यूनियन बनाने की योजना किसने बनाई? मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह ने। इसके अलावा हाड़ौती संघ बनाने की योजना किसकी थी? भीम सिंह, कहां के राजा? कोटा। और एक आदमी ने योजना बनाई कि भी हम सब मिलके क्या बना रहे हैं? वागड़ संघ। और वागड़ संघ बनाने की योजना लक्ष्मण सिंह की थी, और ये लक्ष्मण सिंह कहां के राजा थे? डूंगरपुर। राज्य का 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर। कब? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 राज्य का 26वां जिला। और हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा कौन सी है? तो आप बताओगे कि वो आत्मकथा कौन सी है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। एग्जाम में आती है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किस व्यक्ति की आत्मकथा? हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री ने एक गीत भी लिखा था, और उस गीत का नाम क्या था? आपको पूछे तो आप बताना। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः किस आदमी का गीत था? हीरालाल शास्त्री का। ठीक है। आप लगातार बने रहिए चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे।